अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को सिंपल एक ओयू बनाने के बारे में बताया था और यूज़र्स बनाने के बारे में बताया था। यूज़र्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है कॉपी करके उसे दूसरे यूज़र बनाने के बारे में इस किस्म की चीज़ें आपको बताई थी। और साथ में हम लोगों ने जो है फिर एक विंडोज 7 की मशीन को हम लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवाई थी। और इसके अलावा हम लोगों ने जो है एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना के देखा था। तो बात को वहीं से आगे चलाते हैं। अभी एक भाई पूछ रहे हैं कि हाइपर वी के अंदर जो है नेटवर्क की सेटिंग कहाँ से की जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है। जब आप हाइपर वी मैनेजर खोलते हो तो हाइपर वी मैनेजर के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे राइट साइड पे टास्क पैन आ रहा है। बाद में ये होता है कि डिस्प्ले नहीं होता, विजिबल नहीं होता। अगर ये ना आ रहा हो तो आप लोग इस आइकन पे जो टूल बार पे मौजूद आइकन आप लोग इस पर क्लिक करें तो राइट साइड पे आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आप वर्चुअल नेटवर्क मैनेजर के अंदर आएंगे और यहाँ से आगे जो है आप अपने नेटवर्क की सेटिंग करते हैं। अभी ये यहाँ पर तीन तरह के नेटवर्क बता रहा है। एक नेटवर्क की कैटेगरी है यहाँ पे एक्सटर्नल, एक नेटवर्क की कैटेगरी है यहाँ पे इंटरनल और एक है प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो इसकी डिस्क्रिप्शन साथ ही दे रहा है। वो एक्सटर्नल के अंदर कह रहा है क्रिएट ए वर्चुअल नेटवर्क दैट बाइंड्स टू द फिजिकल नेटवर्क अडॉप्टर सो दैट वर्चुअल मशीन कैन एक्सेस ए फिजिकल नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप जो वर्चुअल मशीन बनाओगे ना, वो इस कंप्यूटर के लैन कार्ड के साथ कम्युनिकेट करेंगे और इस कंप्यूटर का लैन कार्ड बाहर की दुनिया के साथ यानी बाहर मुख्तलिफ मौजूद डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहा होगा। यानी अगर आपने बाहर के पड़े हुए फिजिकल कंप्यूटर्स के साथ फिजिकल लैन राउटर्स वगैरह के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है तो फिर आप नेटवर्क क्रिएट करते हो कि यहाँ से टाइप इसकी सिलेक्ट करोगे एक्सटर्नल। अच्छा, एक्सटर्नल के अलावा दूसरी किस्म जो यहाँ पे नेटवर्क की दिखा रहा है वो है इंटरनल। क्रिएट अ वर्चुअल मशीन नेटवर्क दैट कैन बी यूज्ड ओनली बाय द वर्चुअल मशीन दैट रन ऑन दिस फिजिकल कंप्यूटर एंड बिटवीन द वर्चुअल मशीन एंड द फिजिकल कंप्यूटर। क्या आप लोग अगर इस मशीन से अपनी इस फिजिकल मशीन से बैठ के किसी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना चाह रहे हो, यानी इस फिजिकल मशीन की और वर्चुअल मशीन की आपस में कम्युनिकेशन करवानी है। और थर्ड टाइप है इसकी यहाँ पे प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये है कि अगर आपने बिटवीन वर्चुअल मशीन्स ही करवानी है, यानी आप लोगों ने दो तीन वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई है, सिर्फ उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, फिर हम लोग प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। अगर वर्चुअल मशीन्स की और आप लोगों ने इस फिजिकल कंप्यूटर की आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो फिर इंटरनल सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम लोगों ने वर्चुअल मशीन्स की इस फिजिकल कंप्यूटर के और बाहर पड़ी हुई नेटवर्क डिवाइसेस की जो हमारा लैन है उनकी आपस में, इन तीनों की आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो फिर आप लोग जो है एक्सटर्नल सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सर्वर 2008 स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, डेटा सेंटर एडिशन तीनों में होता है। जब आप लोग विंडोज़ परचेज करते हो, एक आप लोगों की विंडो होती है विद हाइपर वी और एक होती है आप लोगों की विदाउट हाइपर वी। जो विद हाइपर वी होती है उसमें हाइपर वी का फीचर इंक्लूडेड होता है और जो विदाउट हाइपर वी है उसमें हाइपर वी का फीचर इंक्लूड नहीं होता। पायरेटेड में डिपेंड करता है कि आप मीडिया सोर्स क्या है आपका। वो पायरेटेड के अंदर भी आपका विद हाइपर वी भी हो सकता है, विदाउट हाइपर वी भी हो सकता है, दोनों तरह के ही हो सकते हैं। जी, आपको कोई और क्वेरी? अच्छा, लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने अगर अपने मशीन के रिसोर्सेज, किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि हम क्या प्रोसेसर कोर्स अपनी वर्चुअल मशीन की बढ़ा सकते हैं कि अगर वर्चुअल मशीन को हम लोगों ने एक कोर, दो कोर या तीन कोर या चार कोर्स अगर असाइन करनी है तो आप लोग अपनी वर्चुअल मशीन की सेटिंग के अंदर आएंगे। सेटिंग के अंदर आके यहाँ से आप लोग अपने प्रोसेसर को आप लोग सेलेक्ट करोगे और प्रोसेसर को सेलेक्ट करके जितनी कोर्स आपने असाइन करनी है, एक दो तीन या चार, जितने कोर्स आप लोग एंगेज करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आज के इस लैब के अंदर मैं अपने सर्वर जो है मेरा, सर्वर के ऊपर मैं दो कोर्स जो है सर्वर को असाइन कर देता हूँ उसको, एक के बजाय इसको मैं दो कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई किया। और रैम आप लोगों ने कम ज़्यादा करनी है या ऊपर से यहाँ से आप लोग रैम भी आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी शेड होती है ना, जी मतलब अगर जी किसी जी, पे फिर भी सर चार चार दे देते हैं सबको तो परफॉर्मेंस इक्वल नहीं रहेगी। चार्जर दे इंस्टॉलेशन के बाद भी कर सकते हैं। मैंने भी इंस्टॉलेशन के बाद ही किए थे। लेकिन ये कि मशीन का ऑफ होना ज़रूरी है। मशीन अगर ऑफ नहीं होगी, अगर आप लोगों की ऑन होगी तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वगैरह बनाने देखे थे तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जस्ट आप लोगों के कंटेनर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को यूनिवर्सिटी की दी थी कि अगर एक यूनिवर्सिटी में 26 डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट के एडमिन चाह रहा है कि अपने यूजर्स को खुद मैनेज करें। तो आप लोग उस डिपार्टमेंट का रिस्पेक्टिव ओयू बना के उस ओयू के ऊपर आप लोग एडमिन कंट्रोल डेलीगेट कर दोगे। और इसके अलावा ये कि आप लोगों ने डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज लगानी है, ग्रुप पॉलिसीज लगानी है। लाइक यहाँ पे बता रहे हैं कि पॉलिसी बेस्ड मैनेजमेंट अगर आप लोगों ने करनी है। अब पॉलिसी आप लोग किस किस्म की लगाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लोग डोमेन पासवर्ड लॉकआउट पॉलिसी, क्या आपने एक डिपार्टमेंट जो है, फॉर एग्जांपल आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है जिसके पास सारा एडमिशन वगैरह का रिकॉर्ड आप लोगों का, तो अब वो उनकी पॉलिसी ये है कि जी अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर के अंदर पासवर्ड होना चाहिए और पासवर्ड की मिनिमम लेंथ जो है वो 8 करेक्टर होनी चाहिए।
कि यानी उसमें ABC भी होगी और उसमें 1 2 3 इस तरह कोई डिजिट्स भी होंगे और कम से कम 8 करेक्टर का पासवर्ड। तो वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ जो है एडमिन डिपार्टमेंट लगाना चाह रहा है, जबकि इंग्लिश डिपार्टमेंट वाले कहते हैं या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि जी पासवर्ड की जो है ना पॉलिसी इसको आप लोग ख़त्म कर देंगे। तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट के ऊपर आप पासवर्ड पॉलिसी प्लेन भी आप लगा सकते हो, पासवर्ड पॉलिसी आप डिसेबल भी कर सकते हो कि चाहे वो पासवर्ड ना रखना चाहे तब भी वो लॉगिन हो जाएगा, और जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना हो तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, यानी डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज लगा सकते हो। फिर इसके अलावा कि इसके अंदर एक ऑप्शन होती है ऑडिट पॉलिसी की। ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यूजर्स को आप लोगों ने मॉनिटर करना है कि कौन क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। मिसाल के तौर पे आप लोग ये सारा लॉकडाउन करना चाह रहे हो कि कौन कौन यूज़र किस किस वक्त किस किस सिस्टम पे ऑन हुआ, कितनी देर के लिए लॉगिन रहा। या मिसाल के तौर पे सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि एक टीचर जो है वो एक असाइनमेंट का फोल्डर एक शेयर करवाता है, तो कोई स्टूडेंट शरारत करता है कि वो जो है ना असाइनमेंट्स को रोजाना डिलीट कर देता है। अब टीचर एडमिन को कहता है यार इधर हम चेक तो करके बताओगे हरकत कौन कर रहा है। एक सूरत तो ये है कि एडमिन जो है उसके ऊपर जो शेयर फोल्डर है उसके ऊपर परमिशन लगा दे, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर दे, यूजर्स को सिर्फ सिर्फ रीड ओनली के राइट्स दे दे। तो अब क्या होगा, कोई डिलीट करना चाहेगा भी तो डिलीट नहीं कर सकेगा। मीन वाइल साथ में ऑडिटिंग पॉलिसी इनेबल कर देगा, ऑब्जेक्ट ऑडिटिंग इनेबल करने के बाद। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो भी यूज़र उसको डिलीट करने की ट्राई करेगा, इवेंट व्यूअर के अंदर उसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि इस शख्स ने जो है ये फाइल जो है डिलीट करने की कोशिश की है। ऑडिटिंग आप लोगों की दो तरह की होती है, सक्सेसफुल ऑडिटिंग और फेलियर ऑडिटिंग। ठीक है, आप लोगों ने यानी कि हर एक ओजू के ऊपर डिफरेंट टाइप के आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन से मुराद दिया कि अब एक ओजू के ऊपर किसी रिस्पेक्टिव एडमिन को आप लोग एडमिन कंट्रोल डेलीगेट करना चाह रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि एक पर्टिकुलर यूज़र जो है इस ओजू के अंदर मौजूद सारे के सारे कंप्यूटर्स को डोमेन ज्वाइन करवा सके या उनके पासवर्ड चेंज कर सके, या आपको स्पेसिफिक आपको टास्क डेलीगेट करना चाह रहे हो। तो इस मकसद के लिए भी जो हम लोग मुख्तलिफ तरह की जो है ग्रुप पॉलिसीज वगैरह लगाते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की एक सेंट्रलाइज डायरेक्टरी डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस की भी आगे फर्दर कुछ पार्टीशन हैं। उन पार्टीशन के अंदर जो एक्टिव डायरेक्टरी लॉजिकल पार्टीशन है उसके अंदर पहली पार्टीशन है इसकी डोमेन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट। डोमेन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप लोगों के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने आप लोगों के यूजर हैं, जितने आप लोगों के ग्रुप हैं, जितने आप लोगों के ओजू हैं, जितने आप लोगों के प्रिंटर हैं, जितने आप लोगों के कंप्यूटर हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन डोमेन पार्टीशन के अंदर पड़ी होगी। यानी एक्टिव डायरेक्टरी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी में जिस जगह पे पड़ी होती है वो आप लोगों की डोमेन पार्टीशन कहलाती है। एक्टिव डायरेक्टरी की जो दूसरी पार्टीशन है उसको हम लोग कहते हैं स्कीमा पार्टीशन। स्कीमा को आप लोग कह सकते हो कि एक्टिव डायरेक्टरी का ब्लू प्रिंट है। मतलब ये है कि आप लोगों के ऑब्जेक्ट जब जाके स्टोर होंगे किसी भी डेटाबेस के अंदर तो वो किस तरीके से स्टोर होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है जिन लोगों का प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड उन लोगों को पता है कि जब भी आप लोग प्रोग्राम लिखते हो सी के अंदर या जावा के अंदर, आप लोग डिफरेंट टाइप की आप लोग क्लासेस भी आप लोग डिफाइन करते हो, या आप इसके अंदर डेटा टाइप पहले बताते हो। कोई इंटीजर आप लोगों ने इसमें स्टोर करना है, इसमें बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है, इसमें कैरेक्टर स्टोर करना है, और कितने बिट या कितने बाइट की वैल्यू आप लोगों ने इसमें स्टोर करनी है। तो स्कीमा भी जो है आप लोगों को एक्जैक्टली यही चीज़ बताता है कि इसमें जो डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, क्या करेक्टरिस्टिक डेटा स्टोर होगा, या इसमें न्यूमेरिक डेटा स्टोर होगा, या स्पेशल कैरेक्टर सेव हो सकते हैं नहीं हो सकते इस पर्टिकुलर फील्ड में। प्लस इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो जिस ऑब्जेक्ट का नाम है यूजर। अब यूजर कोई भी है, आसिफ है या यासीन है। अब यासीन या आसिफ जब हम लोगों ने यूजर क्रिएट किया था तो देखा था कि उस यूजर के डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स है, जिसने पूछा था इसका फर्स्ट नेम क्या है, इसका लास्ट नेम क्या है, इसका डिस्प्ले नेम क्या है, इसका लॉगिन नेम क्या है, इसका सैम अकाउंट नेम क्या है, इसका यूपीएन क्या है, इसका जो है ईमेल एड्रेस क्या है, इसका पोस्टल एड्रेस क्या है, इसका फोन क्या है, इसका मैनेजर कौन है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, इसका डिपार्टमेंट कौन सा। तो डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज कहाँ पे जाकर स्टोर होती है, स्कीमा के अंदर जाकर स्टोर होती है। प्लस एक्टिव डायरेक्टरी की पार्टीशन होती है जिसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। अगर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल साइट्स हो और उन साइट्स के दरमियान में आईपी लिंक या एसएमटीपी लिंक उनके दरमियान में डेवलप हुआ हो, अब साइट्स की कितनी देर के बाद आपस में रेप्लिकेशन होगी, इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी की साइट्स की, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन और रेप्लिकेशन टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन, ये एक्टिव डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में जाकर स्टोर होती है। एक पार्टीशन या जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, ये जो है कैटलॉग को या इंडेक्सेस को मेंटेन करता है, ये सर्च को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो है यूज होता है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम के अंदर रिजॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी का प्री रिक्विजिट जो है वो डीएनएस है। अगर हम लोगों के पास डीएनएस नहीं होगा, अगर हम लोगों के पास डीएनएस नहीं है तो आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन उसी सिस्टम के ऊपर डीएनएस का रोल इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर कर देगी। सिस वॉल की जो पार्टीशन है, सिस वॉल जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी की पार्टीशन का हिस्सा नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी की जो डेटाबेस होती है उसको होती है एनटीडीएस, एनटीडीएस डॉट डेट के नाम से होती है। जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो तो दो फोल्डर बनते हैं, एक आप लोगों का एनटीडीएस का फोल्डर बनता है और दूसरा आप लोगों का सिस वॉल का फोल्डर बनता है। सिस वॉल के फोल्डर के अंदर आप लोगों के डिफरेंट टाइप के लॉगिन स्क्रिप्ट्स आप लोगों के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन स्क्रिप्ट आप लोग लगाना चाह रहे हो कि जो ही लॉगिन हो तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये तीनों प्रोग्राम खुल के आ जाए, या जो ही लॉगिन हो तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है वो रन होना शुरू हो जाए। तो इस तरह के आप लोगों को काम करने हैं। या आप लोग चाह रहे हो कि यूजर लॉगिन हो तो सामने उसको जो है इंस्ट्रक्शन विंडो एक नजर आए, उसके अंदर बताएं पद लिखा होगा कि लैब किस तरीके से यूज करने, लैब में क्या चीज़ अलाओ क्या चीज़ डिसअलाओ, इस किस्म के काम करने हैं। या आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी के डिफरेंट टाइप की जो पॉलिसीज वगैरह लगाते हैं वो पॉलिसीज और वो लॉगिन स्क्रिप्ट आप लोगों के सिस वॉल के फोल्डर में जाकर स्टोर होते हैं।
डोमेन कंट्रोलर्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कंप्यूटर जिस पर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं वो हमारा डोमेन कंट्रोलर होता है। लास्ट टाइम भी जैसे डिस्कस हम लोगों ने किया था कि NT4 के अंदर कॉन्सेप्ट था प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, बैकअप डोमेन कंट्रोलर था। अब विंडोज 2000, 2003 या 2008 में PDC BDC का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि पहला डोमेन कंट्रोलर जस्ट DC के लाता है, उसके अलावा जितने होंगे वो सारे के सारे ADC होंगे। और आप लोग उन्होंने इंस्टॉलेशन टाइम पर डिसीजन भी नहीं लेना, सिंपल विंडो इंस्टॉल करना, विंडो इंस्टॉल करने के बाद जो है ना आप लोग वो बाद में उसका रोल बता सकते हो कि इसने PDC के तौर पे एक्ट करना है या इसने डोमेन कंट्रोलर के तौर पे एक्ट करना है या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के तौर पे एक्ट करना है। कह रहे थे हम लोग कि डोमेन कंट्रोलर की कि NT4 में कॉन्सेप्ट था PDC का, जो पहला डोमेन कंट्रोलर होता था वो आप लोगों का PDC कहलाया करता था। उसके अलावा जितने भी डोमेन कंट्रोलर होते थे वो आप लोगों के बैकअप डोमेन कंट्रोलर होते थे, और बैकअप को हम लोग प्रमोट कर सकते थे प्राइमरी में, लेकिन प्राइमरी को डिमोट नहीं कर सकते थे बैकअप में, सिर्फ उसको अनइंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन 2000 से ऑनवर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऑप्शन, ये जो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है। अब जस्ट विंडोज 2008 इंस्टॉल करो, बाद में आप लोग डिसीजन ले लो कि इसको डोमेन कंट्रोलर बनाना है या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है या सिर्फ जस्ट आपने मेंबर ओनली सर्वर के तौर पे इससे काम करवाना है। ठीक है। अब जो डोमेन कंट्रोलर होता है, डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आप लोगों की बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस होती है, और एक डोमेन के अंदर मौजूद सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर जो आपस में एक दूसरे से रेप्लिकेट भी होते हैं। रेप्लिकेट का मतलब होता है कि वो आपस में जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के आपस में करते हैं। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है, और माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि एक डोमेन एनवायरनमेंट में कम से कम आप लोगों के 2 डोमेन कंट्रोलर होने चाहिए। ज़्यादा आप लोग जितने भी मर्जी रख लो। डोमेन कंट्रोलर 2 रखने का फ़ायदा क्या है कि आप लोगों को रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं और आप लोगों को फेल ओवर के मतलब कि अगर आप लोगों का नेटवर्क के लोड को बैलेंस भी करते हैं और आप लोगों को फेल ओवर भी प्रोवाइड करते हैं, कि अगर आप लोगों का एक डोमेन कंट्रोलर डाउन हो भी जाए तो यूजर्स को सफर नहीं करना पड़ता, उनके ऑथेंटिकेशन जो दूसरे डोमेन कंट्रोलर से होती रहती है। प्लस इसके अलावा लोड, अगर आप लोगों का ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स अगर आप लोगों के बढ़ गए हैं तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आप लोगों का स्लो हो जाता है। आप चाहते हो कि उसको आप लोगों ने बूस्ट अप करना है, तो उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि आप लोग कम से कम एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आप लोग साथ लगा लो। इसके अलावा ये है कि डोमेन कंट्रोलर जो आप लोगों के डिफरेंट टाइप्स के भी आप लोगों के हो सकते हैं। डोमेन कंट्रोलर को जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे उसकी इंस्टॉलेशन करनी है, आप लोग सर्वर कोर के ऊपर इंस्टॉलेशन कर सकते हो। सर्वर कोर का मतलब ये है कि उसमें GUI नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस होगा, लाइक्स टू बी लाइनिक्स। प्लस इसके अलावा ये कि आप लोग अगर कोई सिक्योर एनवायरनमेंट है, कोई सिक्योर जोन है, आप लोगों का ब्रांच ऑफिस है जहाँ पे आप लोग ये समझते हो कि कॉम्पिटेंट किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, या जिसको रूटीन ऑपरेशन नहीं आते, या जिससे आप लोगों को खतरा कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी को बेड़ा गर्क ना कर दे, तो फिर आप ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर, और डोमेन कंट्रोलर लगाना भी जरूरी है, तो आप रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर लगा लो कि ऑथेंटिकेशन वहाँ से होती रहेगी, लेकिन उस पर कोई चेंज नहीं होगा, चेंज आप लोगों को सेंट्रल साइट पे होगा। ठीक है। डोमेन कहते हैं किसको है? डोमेन बेसिकली आप लोगों के नेटवर्क की एक लॉजिकल बाउंड्री जो है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है। या आप लोग कह सकते हो कि जो सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो आप लोगों का डोमेन है, सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक जगह पर बैठ के आपने पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करना है, वो आप लोगों का क्या क्या होता है? आप लोगों का डोमेन होता है। और डोमेन के अंदर जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, डोमेन के ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसके यूजर्स भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, कंप्यूटर भी हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा ना रेप्लिकेशन बाउंड्री, कि आप लोगों के यूं भी कह सकते हो उसको आसान अल्फाज में, कि नेटवर्क की एक लॉजिकल बाउंड्री है आप लोगों के। और डीसी जो है, डीसी स्टैंड्स फॉर डोमेन कंट्रोलर। एक डोमेन एनवायरनमेंट में कम से कम एक डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, जो कि लॉगिन होने की, ऑथेंटिकेशन की जो है ना रिस्पॉन्स, ऑथेंटिकेट करना जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और यूजर्स को लॉगिन करवाना जो है ना जिसका काम होता है। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसके आप लोगों को पहले मैंने एक बार एग्जांपल दी थी कि अगर किसी का पे इलेक्शन होता है, शाम को जब 5 बजे के बाद पोलिंग खत्म होती है, तो मुख्तलिफ जगहों से जो है इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू होते हैं, रिजल्ट कंपाइल होता है। अगर तो ये फलां सेटलर टाउन के एरिया से फलां कैंडिडेट ने विन किया है, सैदपुर रोड से फलां कैंडिडेट ने विन किया है, जो आपस में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि मेरे पास ये अपडेट है, तुम्हारे पास क्या अपडेट है। बाई डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन का इंटरवल होता है वो 1 घंटे बाद होता है। ये डिपेंड करता है नेटवर्क की टोपोलॉजी के अंदर, आप घंटे के अंदर एक बार एप्लीकेशन करवाना चाह रहे हो, और डिपेंड करता है लिंक की स्पीड के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि जहाँ पे आप लोगों का लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, और आप लोगों के पास हाई स्पीड लिंक है, तो वहाँ पे तो आप लोग फ्रीक्वेंट आप लोग रेप्लिकेशन आप लोग करवा लो, कि मतलब कि 1 घंटे में 4 बार आप रेप्लिकेशन करवा लो। जहाँ पे आप लोगों का स्लो लिंक है, कोई वैन के थ्रू आप लोगों का लिंक है, वहाँ पे आप लोग घंटे के बाद करवा लो। और बाज़ लोग जो है वो 24 घंटे में सिर्फ एक बार भी रेप्लिकेशन सिर्फ करवाते हैं। ठीक है। और जब कंप्यूटर्स की रेप्लिकेशन होती है तो इसके अंदर जो है, यहाँ पे क्या कह रहा है लास्ट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें, द कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन ऑफ द डेटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट साइट नेटवर्क टोपोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो जो कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन मैंने आप लोगों को बताया था, उस कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन के अंदर इस रेप्लिकेशन की इन्फॉर्मेशन एक्चुअल जाकर स्टोर होती है। ठीक है। और रेप्लिकेट करता है, करने के बाद बताता है कि मिसाल के तौर पे हमारे एक जो है डीसी लाहौर में लगा हुआ है, एक डीसी हमारा इस्लामाबाद में लगा हुआ है, एक कराची में लगा हुआ है। सबसे पहला प्राइमरी डीसी था हमारे पास इस्लामाबाद वाला, उस वक्त हमारे 100 यूज़र बने हुए थे। अब कराची और लाहौर के पास भी उन 100 यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब कराची वालों ने 10 यूज़र क्रिएट किए और लाहौर वालों ने जो 20 यूज़र क्रिएट किए।
अब जो रेप्लिकेशन टोपोलॉजी होगी उसको फॉलो करते हुए कराची वाला रेप्लिकेट करके इस्लामाबाद को बता देगा भाई मेरे पास जो है टोटल मेरे पास 10 यूज़र और आ गए, तो टोटल अब यूज़र हो गए 110। सिमिलरली अगर उसकी रेप्लिकेशन लाहौर वाले से भी अनेबल होगी तो लाहौर वाले को भी अपडेट कर देगा, इस्लामाबाद लाहौर दोनों को अपडेट कर देगा भाई 10-10 यूज़र बन गए, 10 यूज़र बन गए, तो तीनों डीसीज के पास इंफॉर्मेशन होगी आपके टोटल 110 यूज़र। अगर लाहौर के ऊपर अगर आप लोग 20 यूज़र क्रिएट कर देते हो, अब लाहौर वाला रेप्लिकेट करके बाकी दो डीसीज को बता देगा कि भाई मेरे पास 20 यूज़र और आ गए, तो टोटल 130 यूज़र बन गए। तो रेप्लिकेशन की इन्फॉर्मेशन एक्चुअल किस फोल्डर में जाकर स्टोर होती है, बेसिकली आप लोगों के इसके कंटेंट्स जो है एप्लीकेशन के वो सिसफॉल के फोल्डर के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो एक्टिव डायरेक्टरी कि कौन सी पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन कौन सी यूज़ होती है, वो आप लोगों की कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन जो है वो इस काम के लिए यूज़ होती है। साइट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हमारे डीसीज जो है वो करीब करीब के पड़े हुए हैं, तो हम लोग करीब करीब के डीसीज को अपने एक साइट के अंदर डाल दें। मिसाल के तौर पर आप लोगों का एंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क है, पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों का नेटवर्क फैला हुआ है। मिसाल के तौर पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना नेटवर्क है, अब माइक्रोसॉफ्ट के डीसीज जो है पूरी दुनिया के अंदर है, एशिया के अंदर भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, ठीक है। तो अब वो उन्होंने एशिया के लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी लगाई है कि जो एशिया या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है लाइक जिसके यहाँ पाकिस्तान वगैरह, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, वहाँ पे जो सर्टिफिकेशन के पेपर की फ़ीस होगी वो होगी $40 या $50, जबकि नॉर्थ अमेरिका या कनाडा के अंदर अगर कोई पेपर देता है उसकी पेपर की फ़ीस है $120। अब यहाँ के लिए कोई और पॉलिसी है, वहाँ के लिए कोई और पॉलिसी है। तो अब इस किस्म के अगर आप लोग काम करना चाह रहे हैं, डिफरेंट टाइप के काम करना चाह रहे हो और नेटवर्क आप सेगमेंटाइज करना चाह रहे हो, छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, तो अपने बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट है साइट का, कि आप लोग जो है वो एक साइट बना लें और साइट के दरमियान में फिर आप लोग जो है अगेन के साइट के दरमियान में आप लोग रेप्लिकेशन इनेबल करवाएंगे, उसके अंदर आप रेप्लिकेशन का एक लिंक आप लोग बनाओगे, ठीक है। और फिर वो डीसीज जो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करेंगे वो रेप्लिकेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। क्या चीज़? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जी जी एग्जैक्टली, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होंगे। अच्छा, और एक साइट के अंदर ये पॉसिबिलिटी भी है कि मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हो, और एक साइट में ये भी हो सकता है सिर्फ सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। अभी मैं आपको साइट जो है ना लाइव आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ट्री, ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्री जैसे कि नाम से जाहिर है कि वन और मोर डोमेन इन ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ एडी दैट शेयर कॉन्फ़िगरेशन डीएनएस नेम स्पेस। मिसाल के तौर पे जहाँ पे जिस तरह अभी आप लोगों के सामने जो है 3 डोमेन्स यहाँ पे पोस्टवेयर के नाम से बनाया है, ट्राइड सर्च के नाम से बताए हुए हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले जो पेरेंट डोमेन है और ट्राइड साइट डॉट नेट, ये पेरेंट डोमेन है जो अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसके पीयर लेवल पे यहाँ पे एक और डोमेन है, और जबकि ट्राइड सर्च के अंडर एक तीसरी डोमेन, डोमेन एक ही है, ये चाइल्ड डोमेन है, ये इसकी पेरेंट डोमेन है। यानी इस किस्म का जो कॉन्सेप्ट कि आप लोगों ने अपने नेटवर्क के अंदर जब नेटवर्क ग्रो करना शुरू कर गया, मिसाल के तौर पर जिस तरह हॉटमेल का आप लोगों का नेटवर्क है, हॉटमेल वाले पहले सिर्फ ईमेल की फैसिलिटी देते थे, अब ईमेल के साथ साथ उन्होंने एक दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल वेब होस्टिंग का काम शुरू कर दिया, या उन्होंने जो है नेट मीटिंग का काम शुरू कर दिया, या उन्होंने एडवर्टीजमेंट का काम शुरू कर दिया। अब उनके जो चाइल्ड डोमेन है, एक चाइल्ड डोमेन का नाम है ad.hotmail.com, एक का नाम है marketing.hotmail.com, एक का नाम है webhost.hotmail.com, ये सारे उसके चाइल्ड डोमेन है, ये सारी की सारी क्या ट्री है। और जब मल्टीपल ट्रीज कंबाइन होते हैं तो फॉरेस्ट बनता है। मिसाल के तौर पे हॉटमेल की अपनी सेपरेट ट्री है, एमएसएन की अपनी एक सेपरेट ट्री है, और माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एक सेपरेट ट्री है, लेकिन इन ट्रीज के दरमियान में टू वे ट्रांसलेटिव ट्रस्ट रिलेशनशिप है। और वो ये कहते हैं कि जो यूज़र हॉटमेल में लॉगिन होगा वो एमएसएन मैसेंजर के ऊपर चैटिंग कर सकता है, और माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है जब वो पे करके पेपर दे देगा और पेपर पास कर लेगा तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे भी अपनी उसी हॉटमेल की आईडी से लॉगिन होगा। अकाउंट आप लोगों ने बनाया था हॉटमेल के ऊपर, लॉगिन अब आप लोग एमएसएन में भी हो रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट में भी हो रहे हो, तो जब ये मल्टीपल ट्रीज आपस में कंबाइन हुई है तो क्या बन गया, एक फॉरेस्ट बन गया। अब ये फॉरेस्ट जो बना हुआ है ये हॉटमेल वालों का सेपरेट है, याहू वालों का सेपरेट है। हॉटमेल का जो फॉरेस्ट बना हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट एमएसएन के साथ है, और याहू वालों का जो फॉरेस्ट बना हुआ है वो अमेरिकन ग्रीटिंग्स और जियो सिटीज वगैरह उन कंपनियों के साथ है, ठीक है। फॉरेस्ट का एक कलेक्शन ऑफ वन और मोर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रीज, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हॉटमेल का एक ट्री बनी हुई है और ये राइट साइड पे एमएसएन की ट्री बनी हुई है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक फॉरेस्ट बन गया। फर्स्ट डोमेन इन द फॉरेस्ट रूट डोमेन, जो सबसे पहली डोमेन होती है, सबसे टॉप पे डोमेन होती है वो क्या कहलाते हैं, रूट डोमेन होती है, ठीक है। अमूमी तौर पे जो है हम लोग उसके ऊपर डेटा सेंटर एडिशन जो है हम लोग वो इंस्टॉल करते हैं, अगर बहुत बड़ा हम लोगों को पता है एंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क है। सिंगल कॉन्फ़िगरेशन एंड स्कीमा रेप्लिकेटेड टू ऑल डीसीज इन द फॉरेस्ट, कि अब इसकी जितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी और स्कीमा होगा वो क्या करेगा, तमाम के तमाम डोमेन कंट्रोलर्स आपस में एक दूसरे रेप्लिकेट करेंगे। सिक्योरिटी एंड रेप्लिकेशन बाउंड्री,
कि आप लोगों के एक ही जगह से बैठ के एंटायर डोमेन को आप पूरे के पूरे फॉरेस्ट को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। जो रूट डोमेन होगा, जो रूट डोमेन का जो एडमिन होता है वो एंटरप्राइज एडमिन कहलाता है, और रूट डोमेन का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको क्या कहते हैं, एंटरप्राइज एडमिन। और जो बाकी किसी एक, फॉर एग्जाम्पल इस डोमेन का एडमिन है वो सिर्फ सिर्फ डोमेन एडमिन कहलाएगा, उसका जो स्कोप है, उसका जो वर्किंग एरिया वो सिर्फ सिर्फ इस पे काम कर सकता है। इस डोमेन का सेपरेट एडमिन होगा, इस डोमेन का सेपरेट एडमिन होगा, लेकिन ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो इस डोमेन पे भी, इस पे इन सब पे सारे के सारे काम कर ले, वो क्या कहलाएगा, वो एंटरप्राइज एडमिन कहलाएगा। ग्लोबल कैटलॉग, पार्शियल एट्रीब्यूट सेट और ग्लोबल कैटलॉग, ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप लोगों की कोई बुक है, बुक के शुरू के अंदर इंडेक्स दिया हुआ है। अब उस इंडेक्स के अंदर लिखा होता है कि किस पेज के ऊपर कौन सा आर्टिकल या कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है, या किस लेसन के अंदर कौन कौन सा मॉड्यूल है। तो वो कैटलॉग से, इंडेक्स से आप लोगों के सर्च जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। तो ग्लोबल कैटलॉग का भी यही कॉन्सेप्ट है। जो आप लोगों का फॉरेस्ट का रूट डोमेन होता है वो आप लोगों का ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी होता है। उसके पास अपनी एंटायर डोमेन की सारी पार्टीशन उसके पास होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, प्लस अपनी जितने चाइल्ड डोमेन, जितने पीयर डोमेन है, उनकी इंफॉर्मेशन का सबसेट होता है। यानी उसकी 100% इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी, लेकिन कुछ उसके नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है। कंटेन एवरी ऑब्जेक्ट इन एवरी डोमेन इन द फॉरेस्ट, ठीक है। कंटेन ओनली सिलेक्टेड एट्रीब्यूट, कि मिसाल के तौर पे अगर पिछले इसकी मैं बात करूँ, इस फॉरेस्ट की बात करूँ, तो अगर ये हमारा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है तो इसके पास अपनी इस डोमेन की, अपनी इस ट्राइंगल की तो सारी इंफॉर्मेशन है। बाकी नीचे की जितनी चाइल्ड डोमेन्स हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन का सबसेट है इसके पास, यानी जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ वो है। सही, ये जो विंडो पे हम सर्च करते हैं जी जी। तो उसमें भी यही होता है, विंडो के folder अंदर के सर्च करते हैं, वो विंडो की सर्च है कि अलग चीज़ है। तो वो ये जो ठीक। सर्च होती है ये एक्टिव डायरेक्टरी की सर्च के हवाले से आप लोगों को बता रहा हूँ। सही है। यहाँ पे उसने बताया भी, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, वो क्या कह रहा है, टाइप ऑफ इंडेक्स लाइक टू बी वर्किंग एज एन इंडेक्स, ठीक है। कैन बी सर्च फ्रॉम एनी डोमेन, कैन बी सर्च फ्रॉम एनी डोमेन। अच्छा, और फिर माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि अगर आप लोगों ने मल्टीपल साइट्स बनानी है ना एक्टिव डायरेक्टरी की, आप लोगों ने मल्टीपल साइट्स बनानी है, लाइक आप लोगों के डोमेन इस तरह की है, मिसाल के तौर पर hec.gov.pk, ये हमारी पेरेंट डोमेन है। अब इसकी जो चाइल्ड डोमेन है वो इसकी 4 या 5 डोमेन है, एक पंजाब के लिए, एक सिंध के लिए, एक बलोचिस्तान के लिए और एक KPK के लिए, इसके 4 चाइल्ड डोमेन है। अब हर एक का डोमेन कंट्रोलर, एक लाहौर में लगा, एक पेशावर में, कराची में, और एक जो है वो कोयटा में। तो अब हम लोग जो है, माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि अगर मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ साइट्स के अंदर, अब हम लोगों ने अलग अलग 4 साइट्स, 5 साइट बना ली, एक सेंट्रल साइट बना ली इस्लामाबाद, एक हम लोगों ने बलोचिस्तान, एक हम लोगों ने सिंध की, एक हम लोगों ने KPK की, और एक पंजाब की। ये 4 चाइल्ड साइट, चाइल्ड आप लोगों के डोमेन कंट्रोलर भी हैं, और चारों के आप लोगों ने साइट्स भी अलग बना ली। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि उन साइट्स के अंदर भी आप लोग ग्लोबल कैटलॉग सर्वर लाजमी प्लेस करो। पहले जो विंडोज़ 2000 थी उसके अंदर आप लोग, ये विंडोज़ NT थी, उसके अंदर सिर्फ एक डोमेन का, एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर लगा सकते थे, और अमूमी तौर पे जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी का रूट डोमेन कंट्रोल था वही जो है वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हुआ करता था। लेकिन 2008 के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने हर डोमेन को ही ग्लोबल कैटलॉग सर्वर आप लोग बना सकते हैं। फंक्शन लेवल, एक्टिव डायरेक्टरी के फंक्शन लेवल क्या होता है, डोमेन। अब 2 तरह के फंक्शन लेवल है आप लोगों के, एक डोमेन का फंक्शन लेवल, एक फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल। जब हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की थी, कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हुए सबसे पहले फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल पूछता है। फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप मैक्सिमम पे कर दोगे तो अब डोमेन का फंक्शन लेवल नहीं पूछेगा। अब जितनी डोमेन होंगी उसकी, चाहे चाइल्ड डोमेन है उसकी, ठीक है, चाहे पीयर डोमेन है उसकी, चाहे चाइल्ड की भी चाइल्ड डोमेन है, जितनी डोमेन्स होंगी उन सबका फंक्शन लेवल अब मैक्सिमम पे ही रहेगा। मिसाल के तौर पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं 2008 सर्वर R2 पे, 2008 R2 पे, और फंक्शन लेवल फॉरेस्ट का आपने 2008 R2 रख दी। अब आपकी जितनी चाइल्ड डोमेन होगी, कोई भी आप लोग ना तो विंडोज़ 2000 की बना सकते हो, ना 2003 की बना सकते हो, ना 2008 की बना सकते हो, सारी किसकी बनेंगी, 2008 R2 की बनेगी, ठीक है। फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल हायर कर दिया तो अब डोमेन का फंक्शन लेवल आप लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल लोअर पे है, फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल 2003 पे था, अब आपके पास ऑप्शन है, जो चाइल्ड है, एक चाइल्ड का फंक्शन लेवल 2008 पे कर दें, एक का 2003 पे रहने दें, एक का 2008 R2 पे कर दें, वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। न्यू फंक्शन लेवल रिक्वायर दैट डोमेन कंट्रोलर आर रनिंग ए पर्टिकुलर वर्जन ऑफ विंडो, कि अगर आप लोगों ने फंक्शन लेवल 2000 रखा है तो अब जितने चाइल्ड डोमेन होंगे, जितने डोमेन कंट्रोलर होंगे, सारे के सारे 2000 पे रन कर सकते हैं। यानी पहली मशीन आप लोगों की 2008 R2 की है भले, लेकिन फंक्शन लेवल 2000 रखा है, तो आप उसके अंदर जो है 2000 के डोमेन कंट्रोलर लगा सकते हैं, या 2003 के भी लगा सकते हैं, 2008 के भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले ही मैक्सिमम पे कर दिया तो फिर आपकी वो सपोर्ट जो है खत्म हो जाएगी। फंक्शन लेवल रेज करने का डिसएडवांटेज तो ये है कि वो आप लोगों की लेजिस्टिक सपोर्ट जो आप लोगों की वो खत्म हो गई है, बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी खत्म हो गई है। लेकिन मीनवाइल उसका एडवांटेज भी होता है कि जितना फंक्शन लेवल आप लोगों का हायर होता जाएगा, आप लोगों का नेटवर्क उतना ज़्यादा सिक्योर होता जाएगा, और आप उतने ज़्यादा एडवांस टाइप के फीचर यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे विंडोज़ 2008 R2 ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का।
या एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन का। एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लोगों ने कोई ओयू पूरे का पूरा डिलीट कर दिया, अब उस ओयू के अंदर 10 ग्रुप थे, उसके अंदर 100 कंप्यूटर थे और उसके अंदर 1000 यूजर्स थे, 1000 यूजर्स थे, 100 कंप्यूटर थे और 10 उसके अंदर जो ग्रुप बने हुए थे, तो अब वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब वापस कैसे लेके आओगे? या तो आप लोगों ने बैकअप लिया हो, बैकअप को बैकअप यूटिलिटी बैकअप सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल हो, या फिर आप लोगों को अब जाके स्कीमा के अंदर जाके छेड़खानी करनी पड़ती है या एंटीडीएस यूटिल के जरिए कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करना पड़ता। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया कि अगर आप लोगों ने विंडोज़ 2008 R2 इंस्टॉल किया और उसका फंक्शन लेवल 2008 R2 ही सिलेक्ट किया होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आप लोगों ने डिलीट कर भी दिया है तो एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन में चला जाएगा। एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन से उसे आप बिल्कुल उसी तरह से रिस्टोर कर सकते हो जैसे आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हो ना, और रिसाइकल बिन में चल जाती है, वहाँ से आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरह से एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकल बिन को यूज़ करते हो वो ऑब्जेक्ट आप लोग रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या है कि उसके लिए 2008 R2 फंक्शन लेवल होना चाहिए। तो फंक्शन लेवल जितना हायर होगा उतना एडवांस फीचर आप लोग यूज़ कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप लोगों का नेटवर्क सिक्योर होगा। लेकिन फंक्शन लेवल अगर आप लोगों का लोअर होगा तो फिर आप लोगों की बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी होगी और हायर फीचर से आप लोग इस्तेफादा नहीं कर सकते। कैन नॉट रेज फंक्शन लेवल विद वाइल डीसीज आर रनिंग प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडो, कैन नॉट एड डीसीज रनिंग प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज। फंक्शन लेवल के होपफुली आप लोगों को समझ लगी है कि फंक्शन लेवल क्या चीज़ है। अब डीएनएस एप्लीकेशन पार्टीशन का वो पूछ रहा है कि इसमें क्या इसके आपस में मुताबिकत है, क्या इसका फ़ायदा है इसका। एक्टिव डायरेक्टरी एंड डीएनएस टाइटली इंटीग्रेटेड, कि आप एक्टिव डायरेक्टरी वाली मशीन के आप लोग ऊपर ही अगर डीएनएस इंस्टॉल करते हो, बल्कि अब तो ये है कि आप लोग रूट डोमेन जो है माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि पहले डीएनएस नहीं है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डीएनएस भी इंस्टॉल कर देगा। चूँकि डीएनएस हम लोग डीएनएस है क्या चीज़, बेसिकली डीएनएस जो है वो आप लोगों के नेटवर्क के अंदर डिफरेंट टाइप के आपने रिसोर्सेज को, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स को आप लोगों ने फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अपने नेटवर्क के अंदर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अब आपने मेल सर्वर लगाना है। अब क्लाइंट कंप्यूटर्स को कैसे पता लगेगा कि मेल सर्वर कौन सा? क्लाइंट की क्यूरी सबसे पहले आएगी डीएनएस के पास, देन डीएनएस उसको रीडायरेक्ट करवाएगा। अब किसी सर्विस के लिए आप लोगों को पर्टिकुलर रिकॉर्ड बनाना है कि आप लोगों ने मिसाल के तौर पर अपनी वेबसाइट बनाई है, अब उस वेबसाइट की एंट्री हम लोग डीएनएस में कर देंगे, तो क्लाइंट कंप्यूटर अपने ब्राउजर में वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे और वेबसाइट खुल जाएगी। अगर डीएनएस के अंदर एंट्री नहीं होगी, क्लाइंट को पता ही नहीं होगा कि वेबसाइट, बेशक आप क्लाइंट को नाम पता भी हो तो लेकिन वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता। डिफरेंट टाइप के आप लोगों को रिकॉर्ड जो है उसके अंदर एंटर करने पड़ते हैं। लाइक इसके अंदर आप लोगों के कुछ ए रिकॉर्ड होंगे, होस्ट रिकॉर्ड होंगे आप लोगों के, कुछ आप लोगों के पीटीआर रिकॉर्ड होंगे, कुछ आप लोगों के सर्विस रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, कुछ आप लोगों के एमएक्स रिकॉर्ड होंगे। अभी हम लोग जब डीएनएस पढ़ेंगे उसमें डिटेल से मैं आप लोगों को सारे इंशाल्लाह कॉन्फ़िगर करके आप लोगों को बताऊंगा। वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द डीएनएस डोमेन नेम एंड द लॉजिकल डोमेन यूनिट ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी, कंप्लीट रिलायंस ऑन द डीएनएस टू लोकेट कंप्यूटर्स एंड सर्विसेज। ये आप लोगों को जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ना तो उससे आप लोगों को चीज़ें जो है ना ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी होपफुली। अच्छा, एक आखिरी चीज़ ये थ्योरी के हवाले से करके उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। ट्रस्ट रिलेशनशिप एक्सटेंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टेड आइडेंटिटी स्टोर टू अनदर डोमेन। मिसाल के तौर पे आप लोगों के दो डोमेन हैं, एक डोमेन का नाम है लाहौर.com और एक का नाम है कराची.com। अब लाहौर के यूज़र ये चाहते हैं कि वो कराची के अंदर जो फोल्डर पड़े हुए हैं, कराची के डोमेन को फोल्डर पड़े हुए, उन फोल्डर को एक्सेस करें। अब लाहौर की जो डोमेन है ये कहलाएगी ट्रस्टेड डोमेन, और जो कराची की डोमेन है वो कहलाएगी ट्रस्टिंग डोमेन। यानी जिसके रिसोर्सेज एक्सेस किए जा रहे हैं वो कहलाती है ट्रस्टिंग डोमेन, और जो रिसोर्सेज एक्सेस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रस्टेड डोमेन। ठीक है, तो ट्रस्ट रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग एक जगह से दूसरी जगह की कोई चीज़ एक्सेस करवाना चाह रहे हो, ठीक है। जब हम लोग ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी कि ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाई क्यों जाती है कि एक डोमेन पे रहते हुए दूसरे डोमेन के रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं। और अगर आपने वाइस वर्सा आपने करना है तो फिर लाहौर वाले ट्रस्टेड भी होंगे, ट्रस्टिंग भी होंगे, और सिमिलरली कराची वाले भी ट्रस्टेड भी होंगे, ट्रस्टिंग भी होंगे। तो आप लोगों की जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है, आप लोगों की वन वे ट्रस्ट रिलेशनशिप भी हो सकती है, या टू वे ट्रस्ट रिलेशनशिप भी हो सकती है, या फुली ट्रांजिटिव ट्रस्ट रिलेशनशिप भी हो सकती है। ट्रस्टिंग डोमेन विद द रिसोर्स ट्रस्ट द आइडेंटिटी स्टोर एंड ऑथेंटिकेशन सर्विसेज ऑफ द ट्रस्टेड डोमेन। जिस तरह आपको मिसाल दी कि ट्रस्टिंग डोमेन जो रिसोर्स कैरी करती है, यानी कराची की डोमेन के अगर हम लोग रिसोर्सेज एक्सेस करना चाह रहे हैं तो कराची वाले ट्रस्टिंग कहलाएगी और लाहौर वाले क्या कहलाएंगे? ट्रस्टेड कहलाएंगे। A trusted user can authenticate to and be given access to resources in the trusting domain। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये ट्रस्टिंग डोमेन है और ये ट्रस्टेड डोमेन है। अब इस डोमेन का यूज़र जो यहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड से लॉगिन उसने किया, इस डोमेन ने तो उसको परमिट कर दिया, लेकिन ये डोमेन कैसे इजाज़त देगी? अगर इन दोनों के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप बना हुआ है तो फिर वो यहाँ पे बैठ के इसके रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। विद इन अ फॉरेस्ट ईच डोमेन ट्रस्ट टू ऑल अदर डोमेन। अगर एक फॉरेस्ट बना हुआ बाय डिफॉल्ट
हर डोमेन दूसरे डोमेन के ऊपर जो है ट्रस्ट करती है। ट्रस्ट रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश विद एक्सटर्नल डोमेन। अगर मैं अपनी डोमेन से बैठ के किसी दूसरे डोमेन या एक फॉरेस्ट से बैठ के किसी दूसरे फॉरेस्ट की कोई चीज़ को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो फिर इसके लिए एक्टिव डायरेक्टरी ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। जब दो कंपनियों का आपस में मर्जर हुआ या वो किसी बिजनेस के ऊपर जो फॉर द टाइमिंग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इकट्ठी हुई हैं, अब आपस में रिसोर्सेज का गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, एक बिल्कुल एंटायर डिफरेंट फॉरेस्ट है, दूसरा डिफरेंट फॉरेस्ट है, तो अब बिटवीन फॉरेस्ट गिव एंड टेक कैसे होगा, वो एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज के जरिए से होगा। यहाँ तक क्लियर है? होपफुली खासे बोर हो गए आप लोग फिर सुन के। पासवर्ड बता टेंडर का पासवर्ड ऑनलाइन मैं दिखाता हूँ, नेट चल रहा है। और नीचे कौन सा? ये बंद पड़ा है, बंद पड़ा है, सिग्नल नहीं आ रहा। देख लो, इसको कहीं लगा दो ताकि ना, या किसी के पास ईवो वगैरह है किसी के पास, इसे कहीं करीब लगा दो, उसको वाईफाई को अगर लग सकता था। चलें, ये जितनी देर में ये करते हैं, इन देर में आप लोगों को कुछ नई चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। दो सिग्नल आज की बात है सिग्नल नहीं आ रहा। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो यूज़र्स बनाए थे और हम लोगों ने कंप्यूटर तो हम लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवाई थी। अच्छा, दो यूज़र हम लोगों ने बनाए थे। आज हम लोग एक नया काम करते हैं कि एक अमूमी तौर पे लैब की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हर यूज़र को उसकी अपनी एक शेयर ड्राइव नज़र आ रही हो, हर यूज़र को उसकी अपनी एक शेयर ड्राइव नज़र आ रही हो, जिसका जेड ड्राइव का कॉन्सेप्ट है, या ड्राइव मैप करवाने का, कि वो ड्राइव जो है मैप कैसे करवाई जाती है। या प्रोफाइल का आई थिंक वो बता रहे थे आपको एहसन साहब मुझे, कि उन्होंने पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, नहीं पता, तो मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ कि प्रोफाइल किसको कहते हैं। प्रोफाइल बेसिकली यूज़र्स की डेस्कटॉप सेटिंग को कहते हैं, कि कोई यूज़र जो है ये चाह रहा है कि अगर वो किसी कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर अगर डेटा स्टोर करे तो पूरे नेटवर्क में मौजूद किसी भी दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सके। मिसाल के तौर पे एक यूज़र इस कंप्यूटर को यूज़ करता है और उसने इसके डेस्कटॉप में फाइलें उसने कुछ सेव की हैं। अगले दिन जब वो आएगा और उसको ये कंप्यूटर नहीं मिला, वो इस कंप्यूटर पे आके लॉगिन हुआ, तो उसको इस कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन होने के बाद वो फाइलें नहीं नज़र आएंगी जो उसने लास्ट टाइम इस कंप्यूटर पर उसने सेव की थी। अब कॉन्सेप्ट ये है कि यूज़र ये चाह रहा है कि वो अपने डेस्कटॉप के ऊपर अगर डेटा स्टोर करें तो विद इन नेटवर्क किसी भी कंप्यूटर पर लॉगिन हो तो उसको वो डेटा मिल जाए। तो इस मकसद के लिए यूज़र को अपनी प्रोफाइल जो है वो रोमिंग सेट करवानी पड़ेगी। प्रोफाइल जो है डेस्कटॉप की, यूज़र की जो डेस्कटॉप की सेटिंग है उसको बोलते हैं प्रोफाइल। यानी किसी यूज़र के स्टार्ट मेन्यू में कौन कौन से आइकन्स ऐड हुए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऐड हुए हैं, डेस्कटॉप के ऊपर कौन कौन सा उसके डेटा उसने डेस्कटॉप पे आइकन बनाया स्टोर किया हुआ है, माई डॉक्यूमेंट्स में उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, फेवरेट्स में उसकी कौन कौन सी वेबसाइट ऐड हुई हैं, उसकी माई म्यूज़िक लिस्ट के अंदर या माई पिक्चर के अंदर कौन कौन सी तस्वीरें या कौन कौन सा म्यूज़िक ऐड हुआ होगा। यानी वो ये चाह रहा है कि वो अगर किसी एक कंप्यूटर के माई डॉक्यूमेंट के अंदर या डेस्कटॉप में या प्रोग्राम मेन्यू में या माई म्यूज़िक में माई पिक्चर में कोई डेटा स्टोर करे तो पूरे नेटवर्क में कहीं से भी एक्सेस कर सके। अगर तो वो पूरे नेटवर्क में कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ सिर्फ अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर पर बैठ के करता है, तो फिर उसकी प्रोफाइल कौन सी, लोकल प्रोफाइल। अगर डेस्कटॉप की सेटिंग, प्रोग्राम मेन्यू के शॉर्टकट्स वगैरह सिर्फ सिर्फ एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से मिल रहे हैं तो उसकी प्रोफाइल कौन सी है, लोकल प्रोफाइल। लेकिन अगर उसको एंटायर नेटवर्क में हर कंप्यूटर पर बैठा उसे सेम लुक एंड फील महसूस होती है, एक ही जैसा उसको इंटरफेस नजर आता है, तो फिर अब उसकी प्रोफाइल जो है वो है रोमिंग प्रोफाइल। लोकल प्रोफाइल को रोमिंग प्रोफाइल में तब्दील किया जा सकता है। प्लस इसके अलावा मिसाल के तौर पर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है कि यूज़र्स की प्रोफाइल जो है वो तो हो रोमिंग, यानी उनका डेटा जो है वो सेंट्रली स्टोर हुआ हो, कि एक यूज़र के डेस्कटॉप पे जो आइकन्स पड़े हुए हैं, प्रोग्राम मेन्यू में जो शॉर्टकट्स हैं, फेवरेट्स में जो वेबसाइट है, पूरे नेटवर्क में कहीं से भी लॉगिन करे उसको सेम इंटरफेस मिले, लेकिन यूज़र उसमें कोई चेंजिंग ना कर सके, यूज़र उसमें कोई चेंजिंग ना कर सके। मिसाल के तौर पे आप जो है BMW के आप एम्प्लॉई हो, BMW का नया मॉडल आया, अब उन्होंने वहाँ पे वॉलपेपर सेट कर दिया BMW का, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन लाइक सैप की एप्लीकेशन और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, प्रोजेक्ट विजियो वगैरह, उसके शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बने हुए हैं।
आप कहते हो यार क्या शॉर्टकट डेस्कटॉप पे गन डाला होगा, आप डेस्कटॉप उठा के ऊपर से शॉर्टकट उठा के डिलीट कर देते हो, आप उसका वॉलपेपर उसका चेंज कर देते हो। आप लोगों ने भले ही उसका चेंज कर दिया होगा, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने आपकी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट किया होगा, तो आप जब उसको लॉग ऑफ करोगे और दोबारा लॉग इन करोगे या रिस्टार्ट करोगे तो दोबारा वही चीज़ें वापस आ जाएंगी। यानी प्रोफाइल तो सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर हुई होती है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है, वो कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। जो ये कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर प्रोफाइल सेंट्रल स्टोर हुई भी है प्रोफाइल रोमिंग, लेकिन कंट्रोल यूज़र के पास नहीं है, यूज़र चेंज नहीं कर सकता, तो फिर इस प्रोफाइल के टाइप को बोलते हैं हम लोग मैंडेटरी प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल कितनी तरह की होती है, 3 तरह की, लोकल प्रोफाइल, रोमिंग प्रोफाइल और मैंडेटरी प्रोफाइल। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रोमिंग प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, जेड ड्राइव कैसे मैप करते हैं, और ग्रुप पॉलिसी जो है वो कैसे लगाई जाती है। ठीक है, रोमिंग प्रोफाइल के अंदर सर कंट्रोल यूजर के पास होता है, रोमिंग प्रोफाइल के अंदर कंट्रोल यूजर के पास होता है, मैंडेटरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है, यूजर के पास कंट्रोल नहीं होता। हाँ जी, चला आपका नेटवर्क में? हाँ, तो कहीं नजदीक लग सकता है सिग्नल स्ट्रेंथ गुड आ रही है। इधर। कैंसिल करने से वो देखने से ऊपर जाएगा, इसके ऊपर लाते सिग्नल स्ट्रेंथ गुड देता है इसकी, वो देखने देखो उसके अंदर कोई वो ना दिया, मैनुअल आईपी ना दिया, ये भी हो सकता है कि उसमें मैनुअल आईपी दिया और जिसकी वजह से वो ना कि किसी कंप्यूटर के ऊपर जाके हम लोगों को विंडो की सीडी ना देनी पड़े, इंस्टॉलेशन रिमोटली हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रिमोट इंस्टॉलेशन। वो आप लोगों के कोर्स का पार्ट है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है जब आप लोग डीएनएस और डीएससी भी पढ़ लोगे उसके बाद आप लोगों को इंशाल्लाह डब्ल्यूडीएस से रिमोट इंस्टॉलेशन आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि रिमोट इंस्टॉलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। यानी मैं खैर लीव इट, जल्दी को तो खुद दिखा दूंगा आपको। अच्छा, मैं आपको बता रहा था उसके बारे में कि आप लोगों ने अपनी जेड ड्राइव कैसे बनानी है, ये रोमिंग प्रोफाइल आप लोगों ने कैसे बनानी है, इसको रिस्टार्ट करके देखो। तो सबसे पहले आप लोग आओगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर। आप लोगों ने आज का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों ने जो है यूज़र के लिए जो है वो जेड ड्राइव जो है हम लोगों ने मैप करवानी है। अच्छा, जेड ड्राइव मैप करवानी है, उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपके सिस्टम के ऊपर आप लोग को एक फोल्डर बना लो जिसको आप लोग शेयर करवाओगे जेड ड्राइव के लिए, या जिसको आप लोग रोमिंग प्रोफाइल के लिए आप लोग शेयर करवाना चाह रहे हो। मैंने फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर में जेड ड्राइव के नाम से, ठीक है, जेड ड्राइव के नाम से एक फोल्डर बना दिया। जेड ड्राइव रखना है या इसका कोई भी नाम रख सकता हूँ मैं, यूजर्स डेटा कुछ भी रख सकता हूँ, इसको जेड ड्राइव कर देता हूँ। और एक मैंने फोल्डर बना दिया यूजर्स प्रोफाइल, यूजर्स डेटा का, कि यूजर्स की जो प्रोफाइल का डेटा होगा वो इसके अंदर होगा, और जो जेड ड्राइव का डेटा होगा उनके जो शेयर ड्राइव होगा उसका डेटा इसमें होगा। यूजर्स ड्राइव का एक फोल्डर बना लो, एक यूजर्स डेटा का फोल्डर बना लो। अब इस ड्राइव का आप क्या करोगे, इसको आप लोग शेयर कर लोगे, इसको प्रॉपर्टीज़ में आ जाओगे, आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाओगे, शेयरिंग पे आ जाओगे। अच्छा, ये मुझे पहले ये बताएं कि ये फोल्डर की शेयरिंग वगैरह का किस किस को पता है, कौन 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 ऐसा है जिसको शेयरिंग वगैरह के बारे में नहीं पता? फ्रैंकली बिल्कुल जिसको नहीं पता तो ताकि मैं करवा दूँ, ये ना हो कि मैं करवा दूँ और आगे चलते आपको हो कि हमें तो ये भी नहीं पता कि शेयरिंग करवाते कैसे, शेयरिंग होती क्या। एनडीएफएस परमिशन का, शेयर लेवल परमिशन का पता है, नहीं पता? कितने लोगों को पता है? यार इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अगर नहीं पता तो मैं करवा दूंगा मैं। जी जनाब, चलो मैं करवा दूंगा आपको। बेसिकली अगर हम लोग अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज अगर हम लोग दूसरे नेटवर्क के लोगों के साथ अगर हम लोग शेयर करवाना चाह रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोगों का शेयर लेवल परमिशन के अंदर आता है। आप लोगों की जो है ना विंडोज़ के अंदर अगर आप कोई डेटा रखते हो तो उसके ऊपर आप लोग दो तरह से सिक्योरिटी लगा सकते हो। एक उसके ऊपर आप लोग एनटीएफएस सिक्योरिटी लगा सकते हो, और एक उसके ऊपर आप लोग जो है शेयर लेवल की आप लोग उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा सकते हो। एनटीएफएस सिक्योरिटी का मतलब ये कि इसी कंप्यूटर के ऊपर जितने यूजर्स लोकल लॉगिन होंगे, जो जो इस कंप्यूटर पर लॉगिन होंगे, अब वो किस किस फोल्डर को क्या क्या एक्सेस, कौन कौन फोल्डर बंदा क्या क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है, तो वो जो सिक्योरिटी है उसको हम लोग बोलते हैं एनटीएफएस सिक्योरिटी। और अगर मैं ये चाह रहा हूँ अमंग दी नेटवर्क तमाम यूजर्स के साथ मैंने डेटा को शेयर करना है, तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप लोगों का शेयर परमिशन का कॉन्सेप्ट होगा। यार मैं अभी फिलहाल यहाँ पे जो है एवरी वन को फॉर द टाइमिंग मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं रीड राइट की परमिशन दे रहा हूँ। आप लोगों ने कोई फोल्डर शेयर करना है, अभी मैं दोबारा भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि किसी फोल्डर को या किसी ड्राइव को आप लोगों ने शेयर करना है। उस फोल्डर या उस ड्राइव के ऊपर आप लोग राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाओगे,
यहाँ से आप लोग शेयरिंग के टैब पे आओगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये गया नो शेयर, आप शेयरिंग पे क्लिक करोगे। किससे शेयर करना है आपने? किसी पर्टिकुलर यूज़र से शेयर करना है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आसिफ लिख के यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ आसिफ इसको रीड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं यासीन लिख के ऐड करता हूँ और यासीन को मैं राइट्स दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे रीड और राइट्स का। कब यासीन क्या कर सकता है, इस फोल्डर में कोई चीज़ सेव भी कर सकता है और इधर से रीड भी कर सकता है। जबकि आसिफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी परमिशन मैं लगा रहा हूँ ना, ये मैं लगा रहा हूँ शेयर लेवल परमिशन। ठीक है, ये परमिशन क्या लगा रहा हूँ, शेयर लेवल परमिशन। ये मैं इसको एक बार परमिशन, और अगर आप लोगों ने ख़त्म करनी हो परमिशन, आप सिंपल उसको सिलेक्ट करके आप क्या कर दोगे, उसको रिमूव कर दोगे फिलहाल इस। अच्छा, और कोई भी यूज़र कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करता है ना, जो वो उस फाइल या फोल्डर का ऑनर होता है। अभी यहाँ पे हमें ऑनर कौन दिखा रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे दो साइन है, एक के ऊपर सिंगल एक बंदा के निशान बना हुआ है और एक के ऊपर दो यूजर्स के निशान बने हुए हैं। जो सिंगल बंदा है इसका मतलब है ये यूज़र, और जहाँ पे दो इसका मतलब है एक ग्रुप है। फिलहाल विंडोज़ के अंदर एक ग्रुप होता है 2008 के अंदर एवरीवन। मैंने एवरीवन को यहाँ पे रीड राइट की परमिशन दे दी कि एवरीवन इस पर रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। ठीक है, सर हिडन शेयर कितना है? सारा कुछ होता है। अभी वो जब डिस्कस करूँगा ना फिर आपको बताऊँगा। पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये जेड ड्राइव वाला और एक रोमिंग फाइल वाला ये प्रैक्टिकल करवा दूँ, फिर हम लोग परमिशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फोल्डर शेयर करवा दिया। फोल्डर शेयर करवाने के बाद अब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग यूज़र के जेड ड्राइव मैप करवाना चाह रहे हैं। अब यूज़र के सिस्टम के ऊपर कोई ऐसी ड्राइव नहीं है जिस पे सपोज वो डेटा सेव कर सकें, या उसके पास काफ़ी स्पेस नहीं है, एनफ स्पेस नहीं है उसके पास, स्पेस बहुत थोड़ी थोड़ी सी है। अब हम लोग अपने एक सैन की, सैन बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर आप लोगों के टेराबाइट्स के अंदर आप लोगों की स्टोरेज होती है। हम कंपनी ने यूज़र्स को फैसिलिटेट किया कि हर यूज़र जो है वो 10-10 GB डेटा स्टोर कर ले या 100-100 GB डेटा अपना स्टोर कर ले, वो सेंट्रल स्टोरेज के ऊपर करेगा। अब उसको हम लोग विंडोज़ 2008 के जरिए एक्टिव डायरेक्टरी के जरिए मैनेज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, उसको कहा यह गया है कि आपने तमाम यूज़र्स के लिए एक स्टोरेज, सेंट्रल स्टोरेज आपने उनको मैप करके दे देनी है। अब एक सूरत तो ये कि आप यूज़र्स को बताओगे यार स्टार्ट के अंदर आओ, रन के अंदर आओ, आप लिखो स्टोरेज सर्वर /drive /data, इस तरह करके एक्सेस करो। अब वो हर यूज़र को बताना पड़ता है, आपके लिए भी टेंशन है। दूसरा आसान सा तरीका ये कि आप उसके लिए जेड ड्राइव मैप करवा दोगे। जेड ड्राइव मैप कैसे करते हैं वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अब एक स्टूडेंट शिकायत करता है, कहता है कि सर जेड ड्राइव तो हम लोगों को मिली हुई है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अब हम लोग तो अपनी असाइनमेंट्स भी सेव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ यूज़र हैं उन्होंने वहाँ पे आगे फिल्में कॉपी की हुई हैं। तो अब आप सारे यूज़र्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो कि हर यूज़र को 1-1 GB स्पेस मिले या हर यूज़र को 10-10 GB स्पेस मिले। अब इस मसले को हम लोग कैसे हल करेंगे? इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है डिस्क कोटा का, कि यूज़र्स को आप लोगों ने बाउंड करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, लिमिट करना है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस वो जो है ना यूज़ कर सके। पहले जेड ड्राइव को हम लोग देखते हैं। आप लोगों ने किसी यूज़र के लिए जेड ड्राइव आप लोगों ने मैप करवानी है, तो आप लोग क्या करोगे, उस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ पे आओगे। फॉर एग्जांपल मैं यासीन के लिए जो है जेड ड्राइव मैप करना चाह रहा हूँ। यासीन के ऊपर मैंने यूज़र पे अपने राइट क्लिक किया और मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ गया। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एक टैब है प्रोफाइल का, ठीक है। अभी प्रोफाइल को नहीं मैं छेड़ रहा, फिलहाल मैंने इसको कहा कनेक्ट, कि इसके पास एक ड्राइव इसके पास कनेक्ट हो जाए। कौन सी ड्राइव कनेक्ट हो जाए उसका नाम मैं यहाँ से कोई भी दे सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट उम्मीद तौर पर लोगों ने जी ड्राइव उसको दिया होता है। अब ये ड्राइव पड़ी कहाँ पर है, इसकी शेयर लोकेशन क्या है, / हमारे सिस्टम का नाम है DC01 / जहाँ पे हम लोग अपना डेटा स्टोर करना चाहते हैं उस ड्राइव का नाम हम लोगों ने यूज़र डेटा यही रखा था ना, ठीक है। देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। यूजर्स डेटा था, यूज़र डेटा था, यूजर्स डाटा। यूजर्स डेटा। अब मैं चाह रहा हूँ कि हर यूज़र का अपना एक पर्टिकुलर फोल्डर बने और उसके हर यूज़र का अपना एक पर्टिकुलर फोल्डर बने, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो अभी आप सेटिंग कर रहे हैं ना, ये जेड ड्राइव की सेटिंग, ठीक है। और जो ये ऊपर सेटिंग है ये रोमिंग प्रोफाइल की सेटिंग, कि अब अगर कोई यूज़र अपने माई डॉक्यूमेंट के अंदर या डेस्कटॉप के ऊपर या प्रोग्राम मेन्यू के अंदर या माई म्यूजिक में, माई पिक्चर में जो डेटा स्टोर करेगा वो लोकल कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होगा, बल्कि वो भी नेटवर्क के ऊपर आगे स्टोर होगा, ठीक है। अब मैं यूज़र की प्रोफाइल
अगर रोमिंग बनाना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा। फिलहाल पहले मैं सिर्फ जेड ड्राइव यहाँ पे मैप करवा रहा हूँ, जेड ड्राइव का मैंने यहाँ पे रखा है। अब मैं चाह रहा हूँ हर यूज़र का अपना अपना एक फोल्डर बनता जाए इसके अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा परसेंटेज यूज़र नेम परसेंटेज, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लिखूँगा मैं ये परसेंटेज यूज़र नेम परसेंटेज। इसको मैंने अप्लाई किया, देखें हालांकि मैंने तो लिखा था परसेंटेज यूज़र नेम परसेंटेज, वो क्या होगा तो उसके अंदर खुद ब खुद एक फोल्डर क्रिएट कर देगा यूज़र के नाम का। परसेंटेज यूज़र नेम परसेंटेज हम लोग क्यों लिखते हैं, ताकि अगर हम लोगों ने इसी चीज़ को कॉपी करके आगे यूज़ करना हो। अब अगर मैं यहाँ पे इसका हार्ड कोड कर देता है, इसको मैं यहाँ पे लिखता है /DC01 /user डैश डेटा और /यासीन, तो वो क्या करता है जेड ड्राइव के अंदर ये आपने एक फोल्डर बनाता है यासीन का, और वही सारे यूज़र उसको शेयर कर रहे होते हैं। अब मैं यासीन के लिए अलग फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, और इसके लिए क्या नाम अपना आसिफ के लिए अलग, तैमूर के लिए अलग, कैसर के लिए, सबके लिए अलग अलग फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे परसेंटेज यूज़र नेम परसेंटेज। अभी मैं एक और यूज़र बना लेता हूँ, कैसर के नाम से सपोज बना लेता हूँ या इमरान के नाम से बना लेता हूँ। इसी यूज़र को मैंने कॉपी किया, फॉर एग्जाम्पल इमरान यूज़र का नाम है, और पासवर्ड इसका वही मैंने रख दिया ASD123। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग स्टॉप की है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इमरान के लिए भी जेड ड्राइव मैप कराऊँ। तो मैंने सिर्फ ये इमरान का यूज़र जो मैंने बनाया, ये मैंने नया बनाया या कॉपी करके बनाया? कॉपी करके बनाया, राइट क्लिक करके न्यू तो नहीं बनाया था ना। नहीं सर, कॉपी अब आप देखें उसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो ये कि अगर हम लोग अकाउंट में, तो आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने यासीन के लॉगिन आवर्स डिफाइन किए थे। हम लोगों ने कहा था कि जी उसको कि सुबह 8 से लेके ये रात 10 बजे तक लॉगिन हो सके, 9 बजे तक लॉगिन हो सके। तो लॉगिन आवर्स यहाँ पे आ गए, एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा ये कि हम लोगों ने जेड ड्राइव जो मैप करवानी थी, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉपी करके यूज़र बनाया तो मुझे इसके लिए ये दोनों सेटिंग बाद में नहीं करनी पड़ी। प्लस लास्ट टाइम हम लोगों ने उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने जाके स्पेसिफाई किया था उसका डिपार्टमेंट कौन सा और उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। एनटीसी उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, डिपार्टमेंट उसका CSIT था। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके देखें वही एट्रीब्यूट भी कॉपी होगा। तो कॉपी करके अगर यूज़र बनाए तो उसके ये फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इमरान के लिए और आसिफ के लिए हम लोगों ने एक जेड ड्राइव जो मैप कर दी हुई है। अब विंडोज 7 की मशीन पे हम लोग लॉगिन करवा के देखते हैं कि उनके पास कोई एडिशनल ड्राइव आ रही है या नहीं आ रही। विंडोज 7 की मशीन को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, आज आप लोगों को मैंने टेस्ट का भी कहा था, मैंने कहा था आप लोगों से पूछूंगा जो जो चीज़ें हम लोगों ने की। रेडी है उसके लिए? नहीं, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है, बस फॉर्मेलिटी क्या है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इस वजह है ताकि आप लोग थोड़ा जाके बैठो। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताया कि ये मुझे कौन बताएगा कि जो एरर आ रहा है मेरे पास एक्टिवेट नो और आस्क मी लेटर, मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरे पास ये एरर ना आए। जी सर, एक मिनट आप। सर वो उसका एक्सपायर हुआ है भाई, विंडो की जो 30 डेज जो से आपने बताया। तो फिर अब मैं इसको SLMGR एग्जैक्टली हम लोग दोबारा इसको रीआर्म करवा लेंगे, लेकिन आम यूज़र उसको रीआर्म नहीं करवा सकता। उसको जो एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको जो एडमिन राइट से कमांड प्रॉम्प्ट को खोलेगा और SLMGR/रीआर्म करेगा, और उसके बाद मजीद 30 दिन का उसको ग्रेस पीरियड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं कि जी वो ड्राइव आई है या नहीं आई। ड्राइव तो वाकई नहीं आई। यासीन के लिए की थी ना हम लोगों ने शायद। सर तो ये क्या इसको- बैटरी है छोटा है ये भी क्या है स्लैश नहीं डैश स्पेस है सर। SLMGR स्पेस हाइफन रीआर्म, अगर वो कहता है कमांड सक्सेसफुल, उसके बाद एक बार इसको रिस्टार्ट कर लो। लेकिन सर ये तो उन्हीं के लिए होगा ना जो आपने माइक्रोसॉफ्ट से की हो, जो पैरेटेड वर्जन है वो भी हो जाएंगे अगर हम इसका करते हैं। हो जाए जो आपने
माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप लोगों ने डाउनलोड किया और उसमें अभी तक आप लोगों ने एक्टिवेशन वगैरह कुछ नहीं की और वो उसके ऊपर दिखा रहा है कि अभी ये आपके ग्रेस पीरियड में चल रहा है, वो तमाम विंडो हो सकती है। लेकिन वो एक्सपायरी डेट नहीं बाद का ये होता है कि हम लोग किसी क्रैक वगैरह के जरिए से उसको वो कर लेते हैं, हम लोग क्रैक कर लेते हैं, कुछ दिनों बाद माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट आता है और वो डिटेक्ट कर लेता है कि परमिटेड विंडो है, वो फिर लॉक करता है, उसके ऊपर नहीं चलेगा। फिर एक्टिवेट मैं सिर्फ इसका देख लूँ कि इसका आपस में इनकी कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही, हम लोगों ने डीएनएस वगैरह सही दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। वो बताएगा कि मुझे हर मर्तबा पासवर्ड के बारे में क्यों कह रहा है, पासवर्ड क्यों पूछ रहा है मेरे से बार बार। यूजर से लॉगिन अभी यूज़र से लॉगिन हूँ ना, मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं हूँ और यूज़र इस तरह के काम नहीं कर सकता है। एनीवेज इसको हम लोग रीस्टार्ट कर लेते हैं। क्या चीज़? अच्छा, इतनी देर में रीस्टार्ट हो गया था, उसके बाद जो हम लोग आगे मैं आपको बाकी चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने जो जेड ड्राइव हम लोगों ने मैप करवानी होती है, वो तो ये है कि हम लोग यूज़र्स की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और प्रॉपर्टीज़ में आके वहाँ से हम लोग जेड ड्राइव मैप करवा देते हैं। अब अगर आप लोगों ने उसके ये चाह रहे हो कि वो यूज़र पूरे नेटवर्क में कहीं से भी लॉगिन हो, उसको डेस्कटॉप का भी डेटा सेम मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी रोमिंग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। अब रोमिंग प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप प्रोफाइल के अंदर आओगे, ठीक है, और मैंने इसी चीज़ को बल्कि यहाँ पे डबल बैक स्लैश DC01, मेरा DC का नाम आएगा, बैक स्लैश यूजर्स यूज़र्स, एक डाटा था ना और दूसरी ड्राइव थी, ड्राइव यूज़र यूजर ड्राइव है अगर उसका नाम प्रोफाइल रखना चाहिए था, चेंज कर यूज़र्स ड्राइव है, एक यूज़र्स डाटा। चेंज एनीवे मैं इसका खैर यही नाम रखता हूँ क्योंकि डेटा के अंदर हम लोगों ने अपनी वो शेप प्रोफाइल शेप सेव करा दी। परसेंटेज यूज़र नेम परसेंटेज, फिलहाल जो है ना अभी दोनों चीज़ों का डेटा एक में ही जा रहा है। और आप लोगों ने कोई लॉगिन स्क्रिप्ट भी अगर आपने लगाना होगा, ये यूज़र लॉगिन हो तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए, तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट का पाथ भी आप बता सकते हैं। डबल बैक स्लैश DC01 बैक स्लैश यूज़र डेटा बैक स्लैश और यूज़र का नाम, ठीक है। अब क्या होगा कि जेड ड्राइव के अंदर जो है एक फोल्डर बन जाएगा इमरान के नाम से, उस इमरान के अंदर उसके डेस्कटॉप की सेटिंग भी होगी, यानी प्रोफाइल भी उसके वहीं पर स्टोर हुई होगी और उसका जेड ड्राइव का डेटा भी उसके वहीं पर स्टोर हुआ होगा। ओके कि ये सर वो जहाँ जिस मशीन पे भी जाके लॉगिन करेगा उसको अपना डेस्कटॉप मिलेगा और अपनी जी प्रोफाइल उसको वही डेस्कटॉप मिलेगा। जी जी कैसे लॉगिन प्रोफाइल कर लेंगे और आपका अगर आउटलुक वाला सर्वर कर रहा है एक्सचेंज सर्वर, जी जी तो एक्सचेंज सर्वर की जो वर्क की फाइल है वो उसमें जैसे होगी। अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के एक्सचेंज सर्वर के आप लोगों के जो डिफ़ॉल्ट उसके इनमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, आप एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो ना, तभी आपने पूछा। ओएस की फाइल का जो आपका डिफ़ॉल्ट पाथ होता है ना, वो आप लोगों का एक्सचेंज के माइक्रोसॉफ्ट और एक्सचेंज या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर जाके वो होता है। अगर आप लोगों ने ओएस की फाइल ही उसकी माई डॉक्यूमेंट में रखवाई हुई है, तो फिर तो ऑब्वियसली वो जिस सिस्टम पे भी लॉगिन करेगा उसको जो है ना वो वहाँ से मिलेगा। लेकिन अमूमी तौर पे ओएस की फाइल वहाँ पर रखवाई नहीं होती। ओएस की फाइल की जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है वो उसकी फाइल के आप लोगों के यूज़र्स के अंदर जो है आप लोगों का एक फर्दर हिडन फोल्डर होता है, आप उसको आप लोग अगर खोलें, किस नाम से कह रहे हो, लोकल होता है, लोकल के अंदर आप लोगों का फिर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आउटलुक के अंदर उसके यूज़र नेम डॉट ओ एस टी के नाम से फाइल पड़ी होती है। अगर आप लोग इसको रोमिंग कर लेते हो और उसकी जो ओ एस टी फाइल है उसको माई डॉक्यूमेंट में उसके प्लेस करवा दो, फिर तो जिस भी सिस्टम पर लॉगिन करेगा उसको ओ एस टी वहीं से मिला करेगा। क्या यूज़र का नाम था इमरान? इमरान अभी ये देखें, यूज़र जो इमरान हम लोगों ने लोकल नहीं बनाया, यूज़र हम लोगों ने कहाँ से बनाया, एटी के ऊपर हम लोगों ने यूज़र बनाया और हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन किया। अब ये ऑथेंटिकेशन कहाँ से ले रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी से ले रहा है। लॉगिन किया उसमें आपने डोमेन नहीं नीचे आ रहा था डोमेन, एमसीआईडी भी नीचे आ रहा था। जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं ना तो उसे तो नहीं पता होता, तो फर्स्ट टाइम जो है वो लोकल सिस्टम में लॉगिन करता है, इसलिए हम लोगों को शुरू में देना पड़ता है डोमेन नेम बैक स्लैश। अच्छा, ये जो डोमेन नेम बैक स्लैश यूज़र नेम इसको क्या कहते हैं? डोमेन नेम डोमेन नेम बैक स्लैश यूज़र नेम इसको क्या कहते हैं, इसका क्या टेक्निकल नाम क्या है इसका? जी हजरत। हाँ जी, फुली उसको बोलते हैं
सैम आईडी इसको बोलते हैं, इसको सैम आईडी बोलते हैं, या फ्री विंडोज 2000 लॉगिन बोलते हैं इसको। और जो अगर आप यूज़र नेम तो user@domain.com, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूपीएन, यूजर्स प्रिंसिपल नेम। ये देखें जी, जेड ड्राइव आ गई भी, ठीक है। अब जेड ड्राइव, लेकिन ये कितने की दिखा रही है? 117 जीबी की दिखा रहा है, 126 टोटल 126 जीबी के, जिसके हम बता रहे हैं 117 जीबी फ्री है। यानी कौन इंटेलिजेंस शख्स मुझे बताएगा कि ये किस वजह से आया? 126 जीबी क्यों दिखा रहा है? तो ये फुली आ रहा कोटा है। आपने बहुत डिफाइन अभी मैंने डिस्क कोटा डिफाइन नहीं किया, तो जो ड्राइव मैंने शेयर करवाई, जिस ड्राइव के ऊपर फोल्डर बना के शेयर करवाया, उस ड्राइव की पूरी कैपेसिटी दिखा रहा है। अब वो ड्राइव अगर हम लोग देखें, वो ड्राइव हम लोगों के पास माई कंप्यूटर के अंदर 126 जीबी की ड्राइव है, तो ये पूरी की पूरी ड्राइव शो कर रहा है। तो अगर मैंने इस पर कोटा लगाना हो, मैं इस ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा, और यहाँ से कोटा पे क्लिक करूंगा, अनेबल कोटा मैनेजमेंट पे क्लिक करूंगा। अनेबल कोटा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि रिस्ट्रिक्ट और लिमिट द यूज़र टू यूज़ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस। तो उन्हें बाउंड करना चाह रहे हो कि सिर्फ इस गिवन स्पेस के अंदर से वो जगह वो यूज़ कर सके। अच्छा, आप कोटा कितना लगाना चाह रहे हो? डिनाइड डिस्क स्पेस टू यूज़र एक्सीडिंग कोटा लिमिट। लिमिट टू डिस्क स्पेस आपने केबीज में करना है, जीबीज में करना है, एमबीज में करना है। मिसाल के तौर पे मैं हर यूज़र को चाह रहा हूँ कि हर यूज़र मैक्सिमम 50 जीबी तक जो है ना वो डेटा इसमें स्टोर। सपोज अगर मेरी बड़ी ड्राइव होती है, 50 जीबी जो है उसके टोटल लिमिटेड स्पेस में उसको असाइन कर रहा हूँ, और सेट वार्निंग लेवल, और मैंने उसको कहा कि जब उसका 49 जीबी जब उसके हो जाए तो उसके पास वार्निंग आना शुरू हो जाएगी। देन यहाँ पे दो चेक और हैं कि लॉग इवेंट व्हेन ए यूज़र एक्सीड देयर कोटा लिमिट। तब बंदा पूछे कि अगर यूज़र ने अपनी कोटा लिमिट अगर एक्सीड कर लेनी है तो फिर कोटा लगाने का फ़ायदा क्या? हाँ जी, इस स्टेटमेंट को समझ लगती है कि वो यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि लॉग इवेंट व्हेन यूज़र एक्सीड्स देयर कोटा लिमिट, कि जो यूज़र अपनी कोटा लिमिट को क्रॉस कर जाए तो उसका लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर लेना। तो अगर उसने क्रॉस ही कर लेना है तो फिर ऊपर वाले चेकबॉक्स का क्या मकसद है जो यहाँ पे दिया कि डिनाइड डिस्क स्पेस टू यूज एक्सीडिंग कोटा लिमिट? फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है ना। अब पता क्या, एक्चुअल जो है कोटा जो हम लोग अप्लाई करते हैं ना, ये यूज़र्स के ऊपर होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर होते हैं, डोमेन एडमिन के या एंटरप्राइज एडमिन के या एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर हैं, उनके ऊपर कोटा अप्लाई नहीं होता। तो वो तो जाहिर अपने 50 जीबी से ऊपर चले भी जाएंगे वो। तो ये उन लोगों के केस के अंदर जो है ना इवेंट को रिकॉर्ड करेगा वो, कि ये लोग 50 जीबी से ऊपर चले गए होंगे। वो एडमिनिस्ट्रेटर से जो पावर यूजर है यानी कि ये उस पे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है नहीं नहीं, पावर यूजर्स के ऊपर होती है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर होते हैं पावर यूजर्स के ऊपर भी होगी। जो यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर हैं, डोमेन एडमिन के मेंबर हैं, एंटरप्राइज एडमिन के मेंबर हैं, उनके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। उनको दिखाएगा तो सही है कि ये 50 जीबी है, लेकिन वो 50 जीबी से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं उसके ऊपर। तो अब ये क्या कह रहा है कि लॉग इवेंट मैंने यूजर एक्सीड देयर कोटा लिमिट, वो यूजर जो अपने कोटा लिमिट को एक्सीड कर चुके हैं, या लॉग इवेंट मैंने यूजर एक्सीड देयर वार्निंग लेवल, या जो अपने वार्निंग लेवल को जो एक्सीड कर चुके हैं। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई किया। तो ये करेगा क्या वैसे? वो सेव कर लेगा ये जो लॉग क्या करेगा? Just- ठीक है, अब क्या होगा कि इवेंट पेयर के अंदर उसका जो है ना इवेंट आना शुरू हो जाएगा जो यूजर अपनी कोटा लिमिट को एक्सीड कर लेंगे। अच्छा, ये जो अभी मैंने काम किया है ना, ये मैंने जो आप लोगों की जो बूट पार्टीशन है जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ, मैंने उस पार्टीशन पे किया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो रिकमेंड नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट ये कहता है कि डू नॉट अप्लाई कोटा ऑन सच अ ड्राइव विच कंटेन सिस्टम फाइल्स और बूट फाइल्स, कि आप लोगों ने कभी भी किसी ऐसी ड्राइव के ऊपर जिस पे आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो उसके ऊपर आप लोग कोटा ना लगा, उसको इस मकसद के लिए यूज़ ही ना करो। तो इसके लिए होना ये चाहिए कि एक सेपरेट ड्राइव हो आप लोगों के पास, या सैन की ड्राइव हो कोई आपके पास, अलहदा से कोई पार्टीशन हो जिसके ऊपर आप यूजर्स का डेटा वगैरह स्टोर करो। क्योंकि सस्पेक्टेड होता है कि यूज़र इसके ऊपर जो है कोई वायरस वगैरह का फाइल, कोई स्क्रिप्ट वगैरह को ऐसा कोई चीज़ स्टोर ना कर ले, कोई आपके डेटा के डैमेज का या एक्टिव डाटा के डैमेज का बाइस ना बने। तो आप लोगों ने एनीवे कोटा अप्लाई करना है। तो कोटा आप लोग सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो जब आप लोगों के पास फाइल सिस्टम NTFS हो। अगर फाइल सिस्टम NTFS है, आप लोग कोटा भी आप लोग लगा सकते हो, आप फोल्डर और फाइल्स को शेयर भी करवा सकते हो, और आप ऑडिटिंग भी कर सकते हो, यानी यूजर्स को मॉनिटर भी कर सकते हो किस किसने क्या क्या किया। लेकिन अगर फाइल सिस्टम आप लोगों के पास FAT32 है ये, तो फिर आप ना तो ऑडिटिंग कर सकते हो, ना आप लोग डिस्क कोटा लगा सकते हो, और ना ही आप लोग शेयरिंग कर सकते हो।
डेटा को नेटवर्क के अंदर शेयर करवाना या डिस्कोटा लगाना या ऑडिटिंग करना, ये जो फैसिलिटी है ये हमें NTFS फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम वो प्रोवाइड करता है, जो फाइल लोकेशन टेबल जो हम लोगों को वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। प्लस इसके अलावा जो आप लोगों का NTFS फाइल सिस्टम है वो आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में और फैसिलिटेट करता है कि वो आप लोगों को कंप्रेशन और इंक्रिप्शन की ऑप्शन भी देता है। आप किसी फोल्डर के ऊपर आप लोग राइट क्लिक करो, मिसाल के तौर पर किसी फाइल के ऊपर आप लोग राइट क्लिक करो, यहाँ मैं एक नया फोल्डर बना हुआ है। एडवांस पे अगर आप लोग क्लिक करो तो यहाँ पे आप लोगों को दो चेकबॉक्स दिखा रहा है, एक कंप्लेक्स का दिखा रहा है और एक इंक्रिप्शन का दिखा रहा है। अगर NTFS फाइल सिस्टम आप लोगों के पास होगा तो ये सिर्फ आप लोगों को तब दिखाएगा। कंप्रेस का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने डेटा को कंडेंस करके आप लोगों ने रखना है, स्केड के रखना है, उसको आप लोगों ने श्रिंक करके आप लोगों ने रखना है। मकसद क्या है कि थोड़ी जगह के अंदर ज़्यादा डेटा स्टोरेज है। वही कॉन्सेप्ट जो विन RAR या विन जिप का कॉन्सेप्ट है कि डेटा स्टोर हो तो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों के पास NTFS फाइल सिस्टम होना चाहिए। इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। आप ये चाह रहे हो कि आप लोग कोई फाइल आप लोग स्टोर करो, साथ में उसको आप लोग इंक्रिप्ट कर दो। चूँकि आप लोग उस फाइल के क्रिएटर ऑनर हो, फाइल क्रिएट आपने की, मलकियत आपकी है, तो वो आपकी इंक्रिप्टेड फाइल है। कोई भी यूज़र उसके ऊपर डबल क्लिक करेगा तो वो उसको रीड नहीं कर सकता। उसको कोई भी यूज़र जो अगर फाइल को एक्सेस कर भी ले तो वो उसको रीड नहीं कर सकता। हाँ, तब रीड कर सकता है जब आप उसके ऊपर से इंक्रिप्शन ख़त्म कर दो, और इंक्रिप्शन कोई और ख़त्म कर भी नहीं सकता। या तो एडमिनिस्ट्रेटर इंक्रिप्शन ख़त्म कर सकता है या जो डिक्रिप्ट मैनेजर जो आप लोगों का वो आप लोगों का इंक्रिप्शन को ख़त्म कर सकता है। ये सारे इस फोल्डर में encryption जी जी, इस फोल्डर पे इंक्रिप्शन लगेगी। इसके अंदर जितने जितने इस फोल्डर पे इंक्रिप्शन लगेगी, इसके जितने कंटेंट्स होंगे उसको मैं अभी लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये तो मैंने ड्राइव शेयर करना, सिर्फ आपके पास एक फीचर बता रहा था। ये तो ज़ाहिर है Z ड्राइव के ऊपर तो नहीं आप लगाते, ना इंक्रिप्शन लगाते हो ना कंप्रेशन वगैरह लगाते हो, बस सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बता रहा था कि ऑप्शन यहाँ से आएगी। किसका? तो यूज़र तो खुद लगा सकता है, किसी भी फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करो और वो काम कर सकता है। अच्छा, कोटा का तो हम लोगों को पता लग गया, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन का पता लग गया। दो चीज़ें मैं आप लोगों को और कह रहा था कि एक NTFS फाइल सिस्टम होता है, एक आपका आप लोगों का शेयर फाइल सिस्टम। NTFS फाइल सिस्टम जो सिक्योरिटी आप लोगों की तब अप्लाई होती है जब इसी कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए बिटवीन डिफरेंट यूजर्स मैंने किसी डेटा को मैंने शेयर करवाना है। मिसाल के तौर पे इसी कंप्यूटर पर लोकल लॉगिन होते हैं बहुत सारे यूजर्स, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे मैं सिक्योरिटी लगाना चाह रहा हूँ, तो अब इस फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। यहाँ पे आप लोगों के पास ये सिक्योरिटी का टैब है। ये जो सिक्योरिटी का टैब है ये NTFS फाइल सिस्टम की वजह से आ रहा है, ठीक है। और ये शेयरिंग का टैब ये भी NTFS फाइल सिस्टम की वजह से आ रहा है। अगर डेटा को नेटवर्क के मुख्तलिफ लोगों के लिए जो अपनी मशीनों से बैठ के एक्सेस करें उनके लिए अगर मैंने अवेलेबल करना है तो फिर मैं शेयरिंग वाली परमिशन में आऊँगा। और अगर मैं नेटवर्क पे शेयर नहीं करवाना चाह रहा, इसी कंप्यूटर पे रहते हुए रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं सिक्योरिटी के टैब पे आऊँगा। अब यहाँ पे दो टैब आ रहे हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन है और एक नीचे वाला पोर्शन है। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं आपसे पूछो? ये तो पढ़ा हुआ है यार तुम लोगों ने। MCC किसने की हुई? जी आपने भी की MCC। ये इस ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? चलो नीचे वाला बता दो, ऊपर वाले का नहीं पता था। इसका कोई टेक्निकल नाम होता है इसका? काम पता है, नाम नहीं। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं ACL। उसको क्या कहते हैं? ACL। ECL नहीं, ACL। ACL स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं ACE, एक्सेस कंट्रोल एंट्री। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बताती है कि कौन कौन सा यूज़र इस डेटा को एक्सेस कर सकता है, और एक्सेस कंट्रोल एंट्री ये बताती है कि किस लेवल तक एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आप लोगों के पास यहाँ पे जो है वो राइट्स हैं। ये जो राइट्स हैं ये NTFS राइट्स हैं। फुल कंट्रोल का मतलब है ऑल इन ऑल कि इस फोल्डर के साथ कोई भी सलूक किया जा सकता है, जिसके पास फुल कंट्रोल के राइट्स हैं। अब देखें जो क्रिएटर ऑनर है, ये इधर एडमिनिस्ट्रेटर इसका क्रिएटर ऑनर भी था, तो उसके पास फुल कंट्रोल है। जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स के पास बाय डिफ़ॉल्ट जो राइट्स हैं वो रीड एग्जीक्यूट के हैं, लिस्ट फोल्डर कंटेंट के रीड के हैं। राइट के भी इवन के वो नहीं है, इख्तियारात नहीं है। तो जो बाकी यूज़र्स होंगे वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा जो राइट्स होते हैं वो फुल कंट्रोल के, उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाना, उससे जो थोड़े कम लेवल के हैं वो मॉडिफाई के, देन रीड एंड एग्जीक्यूट। अच्छा, फुल कंट्रोल का मतलब तो ये है कि आप जिस किसी के पास फुल कंट्रोल के राइट्स है ना वो दूसरे यूजर्स को भी ऐड कर सकता है।
दूसरे यूजर्स के राइट्स को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जिसके पास मॉडिफाई के राइट्स हैं वो दूसरे यूजर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मजीद सिक्योरिटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ जितना डेटा है उसको रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, सारे काम कर सकता है। रीड एंड एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि इसके अंदर पड़ी हुई फाइल जो है उनको रीड भी करेगा और अगर कोई प्रोग्राम फाइल को एक्सी उसको एग्जीक्यूट भी कर लेगा। लिस्ट फोल्डर कंटेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने फोल्डर, सब फोल्डर, चाइल्ड फोल्डर है, हर एक चीज़ को रीड कर सकता है। जस्ट रीड का मतलब है सिर्फ इस फोल्डर के कंटेंट्स को रीड कर सकता है, इसके सब फोल्डर के कंटेंट्स को रीड नहीं कर सकता। और राइट का मतलब है कि अगर कोई राइटेबल फाइल है, उसमें कोई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की कोई फाइल है, उसके अंदर कोई चेंजिंग भी कर सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो परमिशंस है इसको हम लोग कहते हैं एनटीएफएस परमिशंस। और जो परमिशन है इसको हम लोग बोलते हैं शेयर लेवल परमिशन। अब एनटीएफएस परमिशन हो या शेयर लेवल परमिशन हो, इसका कुछ जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ जेनेरिक रूल्स हैं। रूल नंबर 1, when a user is member of multiple groups then least restrictive group will be effective group। कि अगर एक यूजर मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर है, मिसाल के तौर पे आसिफ जो है वो मार्केटिंग ग्रुप का मेंबर भी है, आसिफ जो है वो एडमिन ग्रुप का मेंबर भी है, आसिफ जो है वो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ग्रुप का मेंबर भी है। 3 मुख्तलिफ तरह के ग्रुप बने हुए हैं। अब ग्रुप किसको कहते हैं? जो यूजर सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ना, उसको हम लोग ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे अकाउंट के लोगों के ऊपर आपने कोई स्पेसिफिक परमिशंस लगानी है, कुछ परमिशंस असाइन करनी है। मार्केटिंग के लोगों के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस लगानी है आप लोगों ने। अब मिसाल के तौर पे 20 लोग मार्केटिंग के हैं और 20 लोग अकाउंट्स के हैं। बजाय इसके कि एक एक यूजर के साथ ये आप सलूक करो, आप क्या करो, उसके लिए आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उसका ग्रुप बना लोगे। तो ग्रुप हम लोग कहाँ से बनाते हैं? जहाँ से हम लोग यूजर बनाते हैं, सिमिलरली हम लोग जो है वहीं से हम लोग जो है यूजर बनाएंगे। सिंपल, आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड ग्रुप के अंदर आओगे, यहाँ से आप लोगों ने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग क्या करोगे? ग्रुप पे क्लिक करोगे। सपोज मैं 3 ग्रुप बना लेता हूँ, यहाँ पे एक अकाउंट का ग्रुप बना लेता हूँ। अब ये जब आप लोग ग्रुप बनाते हो तो ग्रुप भी आप लोगों के एक जनरल टाइप इसकी है सिक्योरिटी ग्रुप या डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। जो आप लोग एनटीएफएस परमिशन के लिए, शेयर लेवल परमिशन के लिए यूज करोगे वो कहलाएंगे आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स। क्या कहलाएंगे? सिक्योरिटी ग्रुप्स। और अगर आप एक्सचेंज के अंदर, एक्सचेंज सर्वर में ग्रुप यूज करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो एक ग्रुप को ईमेल की जाए वो ऑटोमेटिकली सबके पास चली जाए। मिसाल के तौर पे MCITP के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम MCITP को मेल करें, MCITP के जितने यूजर्स हैं सबके पास वो मेल चली जाए। तो उसके लिए मैं कौन सा ग्रुप बनाऊंगा? डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। लेकिन अगर सिक्योरिटी लगानी है तो फिर हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे 3 ऑप्शन है कि डोमेन लोकल ग्रुप है, ग्लोबल ग्रुप है, यूनिवर्सल ग्रुप है। बाय डिफॉल्ट आप लोग जो भी ग्रुप बनाते हैं वो ग्लोबल ग्रुप होता है। ग्लोबल ग्रुप का मतलब ये होता है कि उसका जो वर्किंग एरिया ये है कि वो अपनी डोमेन के ऊपर रहते हुए आप लोगों के काम कर सकते हैं, यानी कि बिटवीन डोमेन जो है उसके ऊपर राइट्स जो अप्लाई होंगे। यूनिवर्सल ग्रुप का मतलब ये होता है कि वो एंटायर एंटरप्राइज के ऊपर मूव कर सकता है, कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी डोमेन है, सब डोमेन है, चाइल्ड डोमेन है, वो सबके ऊपर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो रही है। और डोमेन लोकल का मतलब है कि लाइक टू बी लोकल, किसी एक, जिस तरह आप लोकल कंप्यूटर पे काम करते हो ना, कि सिर्फ और सिर्फ इसी डोमेन पे, ठीक है, इसकी ना तो चाइल्ड डोमेन पे। अगर मैं चाह रहा हूँ इस डोमेन पे, इसकी चाइल्ड डोमेन पे, इसकी पीयर डोमेन पे, पूरे एंटायर फॉरेस्ट के ऊपर किसी यूजर को परमिशन देने, फिर उसको मैं यूनिवर्सल ग्रुप में डालूंगा। फिलहाल इसको मैं ग्लोबल ग्रुप और सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ। मैं अकाउंट के नाम से ग्रुप बनाया, एक दूसरा ग्रुप हम लोग बना लेते हैं, सपोज एडमिन के नाम से या फाइनेंस के नाम से या मार्केटिंग के नाम से। सिंपल राइट क्लिक किया आप लोगों ने, न्यू के अंदर आए और यहाँ से हम लोगों ने बनाया ग्रुप एक और। मार्केट के नाम से मैंने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर यूजर ऐड करने हैं। एक तरीका तो यह है कि इस ग्रुप पे डबल क्लिक करो, मेंबर्स पे आ जाओ, ऐड पे क्लिक करो, किसको इसका मेंबर बनाना है। फॉर एग्जांपल आसिफ यूजर मैंने सेलेक्ट किया, चेक किया, अप्लाई, ओके, यानी ग्रुप के ऊपर डबल क्लिक किया और उसके अंदर यूजर ऐड कर लिया। दूसरी सूरत ये है कि आप लोग यूजर पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे मेंबर ऑफ पे क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करो और यहाँ से अपने ग्रुप का नाम दे दो। अकाउंट ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया। अब जो यासीन जो है वो इस वक्त अकाउंट्स ग्रुप का मेंबर है और जो ये इमरान, जो आसिफ जो है वो किसका? मार्केटिंग ग्रुप का मेंबर है। अब इस तरह से जिस तरह मैंने यूजर बनाए, ग्रुप बनाए, आप ग्रुप बना लो, ग्रुप के अंदर सारे के सारे यूजर बेक वक्त आप लोग ऐड करवा दो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि आसिफ को भी और इमरान को भी मार्केटिंग ग्रुप का मेंबर बना दो। तो आप मार्केटिंग ग्रुप के ऊपर डबल क्लिक करोगे, मेंबर्स पे क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक किया, एडवांस में और मैंने फाइंड पे क्लिक किया,
अब मिसाल के तौर पर सारे के सारे यूज़र्स को मैंने इसका मेंबर बनाना, तो जितने यूज़र्स हैं, एक मोहम्मद आसिफ भी है, एक इमरान भी है, यासिन, सबको मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके किया, ठीक है। और सारे यूज़र्स को बैक वक्त में किसी एक ग्रुप का मेंबर बना सकता हूँ कि इमरान, आसिफ और यासीन ये तीनों मार्केटिंग के मेंबर हैं, लेकिन अकाउंट का मेंबर सिर्फ और सिर्फ यासीन है। अब आप डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी आप लोग लगाना चाह रहे हो। अभी मैंने पहली स्टेटमेंट ये दी है कि व्हेन ए यूज़र इज मेंबर ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, कि जब एक यूज़र मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर है, मिसाल के तौर पे अभी हमारे यासीन यूज़र जो है ये मार्केटिंग ग्रुप का मेंबर भी है और ये अकाउंट ग्रुप का मेंबर भी है। व्हेन ए यूज़र इज मेंबर ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स देन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन विल बी इफेक्टिव परमिशन, एक जिसके अंदर इख्तियारात की भरमार होगी और जिसमें सिक्योरिटी कम से कम होगी, वो इसकी इफेक्टिव परमिशन होगी। अगर आप लोगों को कंपैरिजन में बताया जाए, आपसे पूछा जाए कि जी फुल कंट्रोल के पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं या रीड एंड एग्जीक्यूट के पास, किसके पास होते हैं इख्तियारात ज़्यादा? फुल कंट्रोल के पास के सारे काम कर सकता है। अब मॉडिफाई के पास इख्तियारात ज़्यादा है या राइट के पास इख्तियारात ज़्यादा है? मॉडिफाई के पास ज़्यादा ना। अब मिसाल के तौर पे हम लोग परमिशन को जिस तरह से लगाना चाह रहे हैं, जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसके अंदर हम लोग ऐड करवाना चाह रहे हैं। यहाँ से एडिट पे क्लिक किया, एडिट के अंदर आगे मैंने ऐड पे क्लिक किया, किसको ऐड करना है, मैंने यहाँ पे अकाउंट पे ऐड किया, चेक नो पे क्लिक किया, ओके किया। अकाउंट को क्या राइट्स देने हैं, अकाउंट को मैंने कहा रीड, एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर कंटेंट और मॉडिफाई, ठीक है। अब मैंने अकाउंट ग्रुप को परमिशन दे दी कि अकाउंट ग्रुप का कोई भी मेंबर इसी सिस्टम के ऊपर लोकली अगर लॉगिन करता है तो वो क्या कर सकता है, वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। अब भले अकाउंट के अंदर चाहे 100 लोग हों, वो 100 के 100 के ऊपर ये परमिशन इंप्लीमेंट हो जाए। ग्रुप बनाते किस लिए, ताकि मल्टीपल पीपल्स को आप लोगों ने जो परमिशन देने, राइट्स आप लोगों ने असाइन करना है, रिस्ट्रिक्शन लगानी है, रादर देन कि आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करो, आप एक ग्रुप को ऐड कर दो, उसके जितने मेंबर होंगे ऑटोमेटिकली सबके ऊपर वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ मार्केटिंग को, ऐड पे क्लिक किया, मार्केट को मैंने चेक किया और मार्केटिंग यूजर के ग्रुप को मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि जस्ट रीड ओनली, सिर्फ इनको मैंने जस्ट रीड के राइट्स दिए। अब मार्केट ग्रुप के मेंबर कौन है, 3 मेंबर है, आसिफ है, इमरान है, यासीन है, ठीक है। ओके किया, ओके किया। अब क्या होगा कि मैंने आप लोगों को कहा कि व्हेन यूजर मेंबर ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स देन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन विल बी इफेक्टिव परमिशन, कि यासीन जो है बैक वक्त अकाउंट का भी मेंबर है और यासीन जो है वो मार्केटिंग का मेंबर भी है। मार्केट ग्रुप ने उसको, यासीन को ये कहा था कि आप सिर्फ सिर्फ रीड कर सकते हो डेटे को, लेकिन अकाउंट ग्रुप ने कहा रीड भी करो, राइट भी करो, चेंज भी करो, मॉडिफाई भी करो, सारे काम करो। अब यासीन चूंकि 2 ग्रुप का मेंबर है, हर एक ने अपनी अपनी परमिशंस लगा दी, लेकिन इसके लिए इफेक्टिव परमिशन कौन सी होंगी, जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होंगी, जिसमें इख्तियारात ज़्यादा होंगे। इख्तियारात किसने दिया, अकाउंट्स ने दिए ज़्यादा, अकाउंट्स वालों ने चेंज गए इसको मॉडिफाई की परमिशन दे दी, तो ये जिस भी ग्रुप से लॉगिन करे मर्जी है, तो इसके पास परमिशन कौन सी होगी, इसके पास मॉडिफाई की परमिशन ही होगी इसमें। यानी व्हेन ए यूजर मेंबर ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स देन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन विल बी इफेक्टिव परमिशन। एक यूजर मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर है तो इख्तियारात जिसने ज़्यादा दिए ऑटोमेटिकली सबके पास वही इख्तियारात मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीनवाइल एक और कॉन्सेप्ट भी है कि डिनाई परमिशन मोस्ट पावरफुल परमिशन, कि अगर किसी एक ग्रुप ने आसिफ को डिनाई कर दिया, भले आसिफ के पास फुल कंट्रोल हो, लेकिन चूंकि एक ने डिनाई कर दिया, वो कहीं से भी डेटा एक्सेस कर ही नहीं सकता वो, ठीक है। डिनाई का मतलब ये होता है कि इनकार, कि कोई काम भी नहीं करना। अगर एक ग्रुप पकड़ के, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव का ग्रुप जो है ना, वो अपने फोल्डर के ऊपर जो है आसिफ को या अकाउंट को, मार्केटिंग को, सबको उठा के डिनाई करता है, तो ये जितना मर्जी जोर लगा लें उस डेटा को एक्सेस कर ही नहीं सकते वो। तो डिनाई परमिशन सबसे ज़्यादा पावरफुल परमिशन होती है। अच्छा, जो एनटीएफएस परमिशन जो है, ये आप लोगों की तब इंप्लीमेंट होती है किसी डेटा को लोकली एक्सेस किया जाए, और जो शेयरिंग की परमिशन वो अगर ओवर द नेटवर्क एक्सेस किया जाए, कि मैं इस फोल्डर को अगर शेयर करवा रहा हूँ, कोई यूज़र किसी दूसरे कंप्यूटर से बैठ के इस फोल्डर को एक्सेस कर रहा है, तो वो परमिशन उसकी कौन सी होंगी, शेयर लेवल परमिशन होगी। अच्छा, बाद में बात ये होता है कि एक यूज़र के ऊपर हम लोगों ने एनटीएफएस परमिशन लगाई है, उसका कुछ और उसका वो है क्या नाम अपना इफेक्ट है, और अगर हम लोगों ने शेयर लेवल परमिशन लगाई है उनका कुछ और, उसके अंदर कोई कन्फ्लिक्शन आ रहे हैं। अब इस परमिशन को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, मार्कर थोड़ी सी तवज्जो करें जरा, ये
लगता है आप लोगों को कुछ टॉपिक रहा होगा ये, लेकिन मसला ये है कि जब पेपर देते हैं पेपर में इसके काफ़ी सवाल आते हैं। जब खासतौर पर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो उसमें इसका बहुत अहम रोल है। मिसाल के तौर पे ये हम लोगों का एक कुछ यूजर है, यूजर के अंदर मिसाल के तौर पर इमरान यूजर, इमरान यूजर जो है ना वो 3 ग्रुप्स का मेंबर है। वो अकाउंट्स का मेंबर है, वो मार्केटिंग का मेंबर है, और जो वो फॉर एग्जाम्पल एडमिन का भी मेंबर है। एक यूजर एक वक्त के अंदर 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स का मेंबर है, अकाउंट्स का, मार्केटिंग का और एडमिन का। अब आसिफ के ऊपर जो इमरान के ऊपर 2 तरह की परमिशन लगी हुई है। जो अकाउंट ग्रुप वाले वो कहते हैं रीड एंड राइट, जो मार्केटिंग वाले कहते हैं वो कहते हैं रीड ओनली, और जो एडमिन वाले वो कहते हैं फुल कंट्रोल, जो ट्रस्टिंग अप्लाई है। अच्छा, ये तो थी इसकी एंटीएफ परमिशन। मीनवाइल यहाँ पे लगी हुई है शेयर लेवल परमिशन। जब फोल्डर को शेयर करवाया गया, अकाउंट वालों ने कहा कि भाई लोकली एक्सेस करना तो रीड एंड राइट दोनों काम करो, लेकिन अगर ओवर द नेटवर्क एक्सेस करना तो जस्ट रीड कर सकते हो। मार्केटिंग वालों ने कहा कि रीड लोकली एक्सेस करो, ओवर द नेटवर्क करो, रीड भी करो, और दोनों शर्तों में लोकली एक्सेस करो तब भी रीड करो, ओवर द नेटवर्क एक्सेस करो तब भी रीड करो। लेकिन एडमिन वाले कहते हैं कि भाई लोकली अगर एक्सेस करना फिर तो आपके पास फुल कंट्रोल, लेकिन अगर ओवर द नेटवर्क एक्सेस करना फिर फुल कंट्रोल नहीं होगा, फिर आपके पास चेंज के राइट्स होंगे। अब आप मुझे बताएं कि इमरान की इफेक्टिव परमिशन कौन सी होगी, जिसे हम पूछना और बताएं। हाँ जी सर, आप इमरान यूजर अकाउंट का मेंबर भी है, मार्केटिंग का भी, एडमिन का भी है। एनटीएफएस परमिशन अकाउंट वाला कहता है कि रीड एंड राइट, शेयर परमिशन है रीड ओनली। मार्केटिंग कहता है ओवर द नेटवर्क एक्सेस करो, लोकल एक्सेस करो, दोनों दोनों में सिर्फ जस्ट रीड ओनली। एडमिन कहता है लोकली एक्सेस करो फुल कंट्रोल, ओवर द नेटवर्क एक्सेस करो तो चेंज। तो इसकी फाइनल परमिशन कौन सी होगी? जी सर। सर इसमें अगर लोकली कर रहा होगा तो फुल कंट्रोल होगा, अगर नेटवर्क होगा तो चेंज। अच्छा, ये भाई ने कहा कि पहले जो ना बिटवीन सिंगल कैटेगरी का कंपैरिजन होगा, क्या भी आप फिलहाल शेयर परमिशन को भी आप निगलेक्ट करें, उसको भूल जाएं। आप टॉप टू बॉटम इसका कंपैरिजन करेंगे। आपने मैंने कहा कि मैंने यूजर मेंबर ऑफ मल्टीपल ग्रुप, देन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन विल बी इफेक्टिव परमिशन। तो अब इसके अंदर लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन इसकी कौन सी है? फुल कंट्रोल। ठीक है, ये इसकी एनडीएफएस इसकी फाइनल परमिशन ये निकली। और अगर शेयर लेवल परमिशन का कंपैरिजन किया जाए तो इसकी फाइनल परमिशन कौन सी निकलती है? चेंज। अब इसकी एक साइड से निकली चेंज, एक साइड से निकले फुल कंट्रोल। अब इसकी फाइनल परमिशन कौन सी बनेगी? पेपर के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं आप लोगों के। ठीक है, अब इसकी फाइनल परमिशन इसकी कौन सी बनेगी? जब कंफ्लिक्ट आ जाए ना, परमिशन का जब कंफ्लिक्ट आ जाए, लोकल परमिशन कुछ और कह रही हो, नेटवर्क परमिशन कुछ और कह रही हो, तो फिर अब क्या होता है? पहले टॉप टू बॉटम कंपैरिजन होता है हर कैटेगरी का, जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन होती है वो इसकी इफेक्टिव परमिशन होती है। जब वो फाइनल परमिशन निकल आती है 2, ठीक है, एनटीएफएस और शेयर, फिर उन दोनों बिटवीन कैटेगरीज उनका कंपैरिजन होता है, एंड देन मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन विल बी इफेक्टिव परमिशन। अब जिसमें इख्तियारात की कमी और जिसमें जो आपका क्या है ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया, ज्यादा बाउंड किया गया, वो उसकी फाइनल परमिशन। तो इसकी इमरान की फाइनल परमिशन कौन सी होगी? चेंज। सर इधर इफेक्टिव परमिशन से क्या मतलब ले रहे हैं? मतलब कि इफेक्टिव परमिशन मतलब कि वो अगर हर डिपार्टमेंट में उसे फुल कंट्रोल होगा। अब वो एक यूजर जो है ना वो मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर है, एडमिन वालों ने अपना कोई डेटा शेयर करवाया होगा, मार्केटिंग वालों ने भी, अकाउंट वालों ने भी। इमरान फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ग्रुप का मेंबर है और पेरोल की डायरेक्टरी के ऊपर काम करता है, या यूजर्स की सैलरी के ऊपर काम करता है। मीनवाइल ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करता है, क्या बाय करनी क्या नहीं करनी, उसके अलावा ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह का काम बेसिस में। तो अब एक ग्रुप ने कहा कि जी हमारा डेटा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने उसको लिमिटेड राइट्स दिए। वो कहते हैं कि जी हम लोग मार्केटिंग वालों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मार्केटिंग वालों ने जगह जगह जाना होता है, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ जस्ट डेटा के रीड करने के इजाजत है। एडमिन वाले कहते हैं कि भाई हमारा बहुत पुराना एम्प्लॉई है, बहुत ट्रस्टिंग एम्प्लॉई है, जब से कंपनी बनी तब से हमारे साथ है, हम लोगों को तो इसको ब्लाइंड ट्रस्ट है, ये कोई हेरा फेरी नहीं करता हुआ, वो उसको फुल कंट्रोल दे देते हैं। बेसिक मार्केटिंग वालों ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया होगा, लेकिन एडमिन ने जो उसको फुल कंट्रोल दे दिया। तो मार्केट वालों की तरफ से उसको सिर्फ रीड ओनली मिला था फाइल, लेकिन चूंकि
वो फुल कंट्रोल उसको मिला हुआ है एडमिन वालों की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली उसकी इफेक्टिव परमिशन फुल कंट्रोल की परमिशन मतलब कि सब पे फुल कंट्रोल आ सब पे फुल जाएगा। कंट्रोल उसको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनमें एक ग्रुप और होता एग्जीक्यूटिव का ग्रुप, और वो करता है डिनाई कर देता, तो फिर इसके Deny पास होना Deny. यहाँ से मल्टी वालों के इसके पास Deny. सर एक सवाल है कि सर ये आपने जो चेंज आई है टॉपिक है वो जो थी एनडीएस वाली पॉलिसी है वो तो अपने लोकल पे अप्लाई कर रहा है और जो शेयर वाली है वो नेटवर्क पे होती है दोनों अब फॉर द टाइम बीइंग अलग-अलग है तो आपने चेंज ही सारी मतलब चेंज जब परमिशन का इस तरीके से कंफ्लिक्ट आता है, और अभी इमरान उसको लोकली भी एक्सेस करेगा तो सिर्फ चेंज कर सकता है, फुल कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक। मार्केटिंग उन्होंने कहा है कि ये रेट होती है लोकल बात करूंगा इसके पास अब आ गया फुल कंट्रोल तो ये खुद का डाटा क्रिएट नहीं कर सकेगा कर सकता है। उनका एक फ्लॉ आ गया बीच में था फ्लॉ नहीं आ गया, ये फ्लॉ उनका नहीं है, ये फ्लॉ जो है ना बिजनेस सिक्योरिटी का, ये फ्लॉ उसका है। मार्केटिंग वाले ये नहीं कहता, मार्केटिंग वाले अपने स्ट्रेटेजी बताते हैं कि भाई ये रेट है, इसको ये करना, आगे ये बीइंग एन आईटी एडमिनिस्ट्रेटर आपने डिसीजन लेना, आपने कि किस तरीके से उसको डिजाइन करना, कि आपने मार्केटिंग वालों को भी खुश रखना है, एडमिन वालों को भी खुश रखना है, ठीक है। फिर डेटा की सेग्रीगेशन कैसे करनी है, डेटा को आपने स्टोर कैसे करना है, और किस तरीके से राइट्स को आपने मैनेज तो करना है। इसकी पॉलिसी डिफाइन होती है ऑर्गेनाइजेशन के वाले से। बिल्कुल, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उनकी अपनी हायरार्की होती है, वर्कफ्लो होता है कि किस किस के पास क्या क्या इख्तियारात हैं, किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है, किस किस का एरिया। ये अगर लोकल लोग इन होंगे तब तो इसको कंट्रोल ये करके देख लें प्रैक्टिकल करने हैं, मैं बता दिया है, ये मैं इस पे टाइम ज़ाया करूँगा तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सर ये वो रखेंगे। एक वो बात हमने इसमें सुनते थे, जब ग्रुप बनाते थे ना कि जब जो पॉलिसीज लिखती हैं तो लास्ट हिट पॉलिसी एग्जीक्यूट होती है। क्या होता है लास्ट हिट पॉलिसी एग्जीक्यूट, लास्ट? हिट पॉलिसी एग्जीक्यूट होती अच्छा, ये भाई पूछ रहे हैं है हमें इसमें, यानी कि जो इस ये क्या अच्छा, ये जो अभी आपको मैंने बताया ना, ये जो कहानी सारी सुनाई है, ये एनटीएफएस परमिशन शेयर परमिशन का चक्कर है। अब आप लोगों ने डेस्कटॉप के आइकन्स गायब करने हैं, तो प्रॉक्सी सर्वर आपने ब्राउज़र के अंदर आप लोगों ने ऐड करना है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम आप लोगों ने चेंज करना है, या एक सिंगल वॉलपेपर तमाम यूज़र की ड्राइव पे शेयर करा देना। तो इस किस्म के जो काम करने हैं वो हम लोग करने ग्रुप पॉलिसी से। अभी चूँकि क्लास का टाइम दूसरे का शुरू हो गया, मेरा प्रोग्राम जो था ग्रुप पॉलिसी आगे ही आपको करूँगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखेंगे। तो ग्रुप पॉलिसी की हायरार्की ये होती है कि सबसे जो टॉप डोमिनेंट पॉलिसी होती है वो आपकी होती है ओयू लेवल पॉलिसी। अगर एक डोमेन के ऊपर डोमेन पॉलिसी भी लगी है, साइट पॉलिसी भी लगी है, लोकल पॉलिसी भी लगी है, ओयू लेवल पॉलिसी भी लगी है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होती है वो होती है ओयू लेवल पॉलिसी, ठीक है। सबसे टॉप पे होती है वैसे डोमेन लेवल पॉलिसी, कि डोमेन लेवल पॉलिसी बाकी तमाम पॉलिसीज को ओवरराइड कर देती है। डोमेन से थोड़ा नीचे जो होता है वो होती है साइट लेवल पॉलिसी। साइट लेवल पॉलिसी के नीचे आता है आप लोगों की लोकल पॉलिसी। लेकिन जो इन सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉलिसी होती है वो होती है ओयू लेवल पॉलिसी। अगर ओयू के ऊपर पॉलिसी लगा दी तो भले डोमेन के ऊपर कुछ और लगी थी, साइट पे कुछ और लगी थी, लोकल कुछ और लगी थी, वो सारी पॉलिसीज को ओवरराइड कर देगा। तो ग्रुप पॉलिसी कैसे लगाते हैं, कैसे उससे काम करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप पॉलिसी बताएंगे। आज मैंने आप लोगों को रोमन प्रोफाइल के बारे में बताया, ग्रुप के बारे में बताया, एंटी शेयर परमिशन के बारे में बताया, डिस्कोटा के बारे में बताया, और जी ड्राइव के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी की समझ ना लगी हो, ठीक है। बाकी अब लॉगिन करके देखना, उसके बाद जेड ड्राइव भी आ गया, आप उसका कोई फोल्डर उसके डेस्कटॉप पे बनाओ, फाइल क्रिएट करो, किसी दूसरे कंप्यूटर से जाकर लॉगिन करो, तो वहाँ पे भी उसको डेस्कटॉप पे वही, अब लाइक विंडोज 7 की मशीन जो है, विंडोज 7 की मशीन, इसके ऊपर देखिए जेड ड्राइव तो इसके ऊपर आ ही रही है, इसकी इस यूज़र की जेड ड्राइव तो आ ही रही है इमरान साहब की, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोल्डर बना देता है, एक शॉर्टकट बनाता है, मिसाल के तौर पर ये माई कंप्यूटर यहाँ पे शो करवा देता है। इसके अलावा ये यहाँ पे एक नया शॉर्टकट बना देता है, किस चीज़ का शॉर्टकट बना देता है, सपोज इसने कहा कि जी जो शॉर्टकट मैं बना रहा हूँ वो किसका है, सपोज कॉन्टैक्ट का एक शॉर्टकट बना दिया, एक शॉर्टकट बना दिया इसने, कॉन्टैक्ट्स का एक शॉर्टकट बना दिया, एक इसने फाइल क्रिएट कर दी, टेस्ट प्रोफाइल के नाम से एक फाइल भी क्रिएट कर दी इसने, ठीक है। अब नेटवर्क के किसी भी सिस्टम से लॉगिन करेगा तो इसको ये माई कंप्यूटर का आइकन भी मिल रहा होगा, कॉन्टैक्ट्स के नाम से जो शॉर्टकट बना ये भी मिल रहा होगा, और टेस्ट प्रोफाइल जो डेस्कटॉप में वो भी मिल रहा होगा। प्लस इसके अलावा जो अपना सेंट्रल डेटा अपने असाइनमेंट्स वगैरह जो सेव करके, अब ये देखें हम लोगों ने 50 GB का डिस्क कोटा लगाया था ना, 50 GB की हम लोगों ने वार्निंग हम लोगों ने सेट की थी, तो यहाँ पे इसके ड्राइव की स्पेस यहाँ पे आ रही है 50 GB उसके वो, और 49 GB यहाँ पे इसको दिखा रहा है विजिबल है इसकी। आता क्लियर, तो कन्फ्यूजन, ठीक है इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट टाइम इससे हम लोग आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। सर वो इमेज का भी और वो हाइपर वी का भी। तो आप लोगों को ये अगर
ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज लाइक विंडोज 7 का या 2008 का 2008 R2 का इमेज आप लोगों को चाहिए या आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो आप यासीन से रब्ता करें, ये आपको दे देगा और लेक्चर भी दे देगा और आपको आईएसओ इमेज वगैरह भी दे देगा। यासीन साहब, जनता आपकी शिकायत कर रही थी कि आप कॉपरेट नहीं करते इनसे।